हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो भाई देखो, थर्मोडायनेमिक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पिछले क्वेश्चन सबने कर लिए क्या? पहले तो मुझे ये यस बताइए। सर। ठीक है, सबको आ गए समझ में? कोई क्वेश्चन था उसके बीच में आपको लगा हो कोई क्वेश्चन? मुझे पता वो थोड़ा सा टफ सा लगा होगा आपको, लेकिन कोई क्वेश्चन आपका था किसी का ऐसा जो समझ में नहीं आया? सब सेट है? ठीक यस सर। है, चलो बढ़िया। यस सोम बेटा बोलिए। सर वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वाला डाउट था। आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। सोम बेटा आपका आवाज नहीं आया हमें, दोबारा से बोलिए। साइमल्टेनियसली, हाँ साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ, हम दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली है। ठीक है, उसका एक और क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बोला था। सोल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है तो देख लेते हैं। लेट्स सी, मेरे पास वो क्वेश्चन है। ये साइमल्टेनियसली वाला है क्या? ये है? नहीं है, ये था साइमल्टेनियसली। हाँ यही है ना साइमल्टेनियसली वाला? नहीं, इसमें भी नहीं है। कौन सा था भाई? ये वाला, ये रहा साइमल्टेनियसली वाला बेटा। ये रहा आपके सामने साइमल्टेनियसली वाला क्वेश्चन। बोलिए इसमें क्या डाउट है? डाउट बताइए इसमें, डाउट क्या था? क्या पूरा क्वेश्चन ही डाउट है? अप्रोच नहीं लगा पाया, ओके। अप्रोच देखो क्या होती है, इसमें कुछ खास नहीं है। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहता है? चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर थायोसाइनेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर थायोसाइनेट AgSCN, थायोसाइनेट है, और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है। मान लो कि इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो हमने x मान ली, AgBr की सोल्युबिलिटी y मान ली। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखते हैं, तो Ag बनेगा प्लस SCN बनेगा। y, तो y में ऐड कर दिया x प्लस y, और Ag यहाँ जो y बन रहा है, सॉरी x बन रहा है, और यहाँ y बन रहा है जो, वो इस x वाले में भी ऐड होना चाहिए। तो Ag का अमाउंट दोनों तरफ x प्लस वाई आएगा, बस इतना ही। ये अब इसके बाद आपके पास में क्या आ गया? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने दे रखी है, कितनी है? Kp KsP 10⁻12, 10⁻12 को आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई। ये आ गया AgSCN के लिए, और 5 इंटू 10⁻13 y इंटू एक्स प्लस वाई। ऑन सॉल्विंग x और y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया अप्रोच सोम बेटा? ऐसा ही क्वेश्चन एक और आएगा, डोंट वरी। ठीक है, उसमें अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। मतलब हम यहाँ दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं ना, पहले ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ए वीक एसिड HA after treatment with 12 ml of the 0.1 strong base BOH has pH 3। इसका pH 3 है, ट्रीटमेंट के बाद pH 3 है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। At the end point, the volume of the same base required is 26.6 ml। यानी कि इसका pH 3 है, वो बोल रहा है, लेकिन अगर हम इसको पूरा न्यूट्रलाइज करें, इस लाइन का मतलब समझ लेना, पूरा न्यूट्रलाइज करें तो इतना ml हमें बेस चाहिए होता है एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज कर दो। कैलकुलेट द Ka ऑफ द एसिड। Ka क्या होता है भाई? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए Ka क्या है। तो Ka तो इक्विलिब्रियम एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, अब पीएच उसने दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सीधी सी बात है, पीएच किसी एसिड का निकालने के लिए नेगेटिव log Ka प्लस log साल्ट बाय एसिड होता है। ठीक है, ये पता है सबको फॉर्मूला? सर ठीक लेकिन है, ये तो सिर्फ बफर्स के लिए यूज होता है ना? क्या बेटा? ये बफर्स के लिए यूज होता है ना, ये वाला यहाँ पीएच? देखो इसने क्या दिया है, यही तो ट्विस्ट है। ये बफर सॉल्यूशन ही तो दे रखा है, ध्यान से देखो। बफर, पता बफर क्या कैसे होता है? कैसे बनता है? बफर बन रहा है यहाँ पर, जैसे स्टेडी वीक, स्टेट। सुनिए बताता हूँ बफर कैसे बनता है। जब डेफिनेशन, मैंने आपको ये एक लेक्चर लिया था यार, है ना, और डेफिनेशन बताई भी थी। वो लेक्चर लगाया था आपने? सर लगाया था, मतलब अभी मेरे को शायद भूल मैं गए? भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या होता है बफर।
बफर होता है एक तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस दिखा रखा है, और वीक एसिड दिखा रखा है, या उसका रिवर्स कर लो, ठीक है। और वो क्या कहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के अंदर वो क्या कहता है कि बेस जो होगा वो लिटिल अमाउंट में है, एसिड ज्यादा अमाउंट में है, तो साल्ट प्लस क्या बनेगा, साल्ट बाय एसिड बच जाएगा। समझ में आया? यस सर। एस साल्ट बाय एसिड, यानी कि साल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस एसिड से रिएक्शन कर लेगा, वो तो साल्ट बना देगा। और एसिड वीक वाली चीज को ज्यादा डाल दो, वो बफर होता है। वीक वाली चीज को ज्यादा डाल दो, वो बफर हो गया। एसिड और बेस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, लेकिन वीक वाली चीज ज्यादा होगी, वो बफर हो जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगी, यही चीज इसके अंदर दोबारा से देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस अप्रोच को भी मैं बताऊंगा। समझ में आया? तो आपको याद होना चाहिए बफर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड होगा, ठीक है। बेस उसका उल्टा होगा, अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा। और दोनों में जो वीक है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट बाय एसिड आ जाएगा या साल्ट बाय बेस आ जाएगा। समझ में आ गया? जो वीक है यस वो सर। नीचे, ठीक है। अब उसका इन्होंने पीएच दे रखा है, तो हम इसी पीएच में देखो, पीएच उसने दे रखा है क्योंकि ये बफर है, तो फॉर्मूला हमने बफर वाला लगा दिया। पीएच उसने 3 दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर हम पीएच तो 3 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग के ए अगर ये वैल्यू निकल आए तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, फिर हम के ए तो निकाल ही सकते हैं, उसने यही पूछा था, तो मतलब ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, बस ये दोनों अगर पता हो गए तो हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसने कंसंट्रेशन कुछ बता रखी है, तो क्वेश्चन ठीक लग रहा है ना, लग रहा है कि हम कर सकते हैं, ये समझ में आ गया यस सबको? सर। ठीक है। यस। तो अब हम इसको करते हैं भाई, तो सिंपल लगा होगा, सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज भरने, हमें साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो कहां से कैसे होगा ये। इसने क्या बोला था, एसिड है, ट्रीटमेंट किया 12 ml 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है, विद 12 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी स्ट्रॉन्ग बेस एज ए pH 3, ठीक है। एक वीक एसिड जिसको ट्रीटमेंट किया और उसका पीएच आया 3। तो देखो ये इसने बेस की कंसंट्रेशन बता रखी है, 12 ml लिया 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है, और उसका पीएच आता है 6। और बाद में वो कहता है कि एट द एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ सेम बेस रिक्वायर्ड इज, तो इसी बेस का इस एसिड के साथ अगर पूरी न्यूट्रलाइजेशन करते हो ना, तो 26.6 ml होता है। मतलब क्या कह रहा है वो, ध्यान रखना, हमारे पास एक एसिड है, लोट ऑफ एसिड, बहुत सारा एसिड। अब मैं इसी में आपको बताता हूँ ये बफर क्यों है, ठीक है। मोटी मोटी डेफिनेशन हमने समझी, अब वो कह रहा है ये एसिड है, ठीक है, हमने मान लिया ये एसिड है, ठीक है। वीक एसिड है तो हमने इसको वीक भी लिख लिया, वीक एसिड है। फर्दर क्या, अब वो कह रहा है इसको ट्रीट किया 12 ml 0.1 मोलैरिटी का स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमें ये पता है ये मोनो एसिडिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, और ये मोनो एसिडिक बेस है, ये तो पता है ना, दोनों एक एच और एक ओ एच डोनेट कर रहे हैं, ये तो क्लियर है सबको, यस सर। है ना। बाकी स्टूडेंट ये पता होगा, ये एक एच पॉजिटिव छोड़ेगा, वो एक ओ एच छोड़ेगा, जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया बी ओ एच, तो एक ही ओ एच छोड़ेगा, एच ए एक ही एच पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। तो इनको यानी इनकी नॉर्मेलिटी अगर हम बात करते हैं तो वो 1 ही आएगी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम आएंगे, है ना। इस वजह से यानी वो वाला झंझट तो है ही नहीं कि एक के केस में डबल छोड़ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एसिड है, वीक है, अब ये कह रहा है इसमें ना कुछ हमने कुछ क्या किया, बेस मिला दिया, कितना मिलाया हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ये इसके अंदर बेस मिला रहा, वो बता भी रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो 12 ml मिलाया और 0.1 मोलैरिटी का मिलाया, तो कितना मिलाया अब निकाल सकते हैं 0.1 मोलैरिटी का 12 ml के हिसाब से, यस सर। है ना। तो देखिए जरा कितना निकलेगा, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होंगे। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस। ठीक है। मेरे पास एक बार पल्लवी मैम का कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो भाई कुछ डिस्कशन के लिए मीटिंग का कॉल था, मीटिंग फिर मैंने बोला कि 6 बजे के बाद में करना।
तो देखो भी हम कहाँ थे, तो हमने इसमें एसिड डाल दिया, तो ये क्या कह रहा है, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होंगे। अब ये लाइन कहाँ से आई, क्योंकि दोनों की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या निकालने वाले हैं इससे, ठीक है, इसने सीधा कुछ किया है, ये मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया है, मोलैरिटी 26.6 और इक्वल आएगा 2.66। अब ये क्या किया है, कोई बता सकता है? सर ये 2.66 वाला। हाँ, ये मल्टीप्लाई है 0.1 से, 0.1 इसकी मोलैरिटी थी और 26.6 जो है वो इसका क्या था, वॉल्यूम था। एम इससे कुछ वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकली है 2.66। ये क्या है, ये क्या है, मुझे ये जानना है। तो मोल्स मतलब मोल एसिड की कंसंट्रेशन। एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन आएगी क्या? तो मोल्स निकले ना एसिड के। मोल क्या निकलेगा, सोचो यार। चलो मोल्स सिंपल करता हूँ, मोल्स इसको सिंपल करता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, इसको सिंपल करता हूँ, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना इसकी, तो आप भी ऐसा ही करने लग जाओगे। देखो क्या है, 0.1 मोलैरिटी मोल पर लीटर दे रखा, मतलब 1000 ml के लिए, ये कंसंट्रेशन को उठा लो, 1000 ml 0.1 मोल पर लीटर, बड़े एम का मतलब ये होता है मोल पर लीटर, 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया ना, 1000 ml के लिए 1000 ml में 0.1 क्या है, मोल है, क्या है, बेस, ये बेस ही बता रहा है ना, ये बेस है। 1000 ml अगर लेते हैं तो 0.1 मोल बेस आएगा। अगर मैं 1000 की जगह 12 लूं या 26.6 लूं, 26.6 क्यों लिया वो भी बताता हूँ, 12 ml लूं तो 26.6 लूंगा तो कितना ml मेरे पास बेस आएगा, मुझे ये निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 26.6। यस, क्लियर है ये? यस सर। इतना मोल कंफर्म्ड है, तो यानी कि यहाँ जो मैंने मोल ऑफ बेस निकाला है यही इक्वल है मोल ऑफ एसिड के। हाँ बेटा, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो मोल तो हमने निकाल लिए, लेकिन इसने मिली इक्विवेलेंट की बात की थी यहाँ पे। ये जो घटिया सा वर्ड लिख रखा है मिली इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट लिख रखा है, इक्विवेलेंट की जगह मोल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट और मोल इसके बराबर है, फिलहाल बराबर है, दोनों का बराबर है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमने मोल ऑफ बेस निकाल लिया, मोल ऑफ एसिड निकाल लिया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। बट अगर मैं इसको मिली मोल बनाना चाहूँ तो क्या करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलिए। यस ठीक है, तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, बचा क्या, 0.1 को 26.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में मिली मोल्स आ जाएंगे। तो ये मिली मोल्स हैं, ये अब समझ में आया सबको कि ये मिली मोल है? यस, क्लियर है? तो 2.66 जो 26.6 मिली ml अगर मैं लेता हूं बेस, तो मुझे उस बेस से सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये इसने बोला था एट द एंड पॉइंट। इस लाइन का मतलब ये है कि इतना लेने पर सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो 26.6 ml में जितना बेस के मोल होंगे उतने ही एसिड के मोल होंगे डेफिनेटली। तो मुझे एसिड के मोल पता लग गए कि इसने वीक एसिड कितना मोल लिया है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो मुझे एसिड के मोल पता लग गए भाई। अब देखो इसने क्या किया था, 26.6 ml अगर डालता हूं तो न्यूट्रलाइज हो जाता सारा एसिड जितना मोल था, और वो कह रहा है उसने डाला 12 ml एसिड, 12 ml एसिड इन ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो 12 ml उसने डाल दिया, ये समझ में आया? यस सर। 12 ml डाला स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, तो कुछ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो जितना बचेगा जो बचेगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब आपके पास मिलीमोल्स आ गए, एसिड या बेस दोनों के, ये आपको यहां से कंफर्म्ड है। वॉल्यूम को मोलैरिटी से, मोलैरिटी, तो आपके पास में मिली मोल आ जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के। क्यों आते हैं? मोलैरिटी क्या होता है, देखो मोलैरिटी होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ml वाले वॉल्यूम से, है ना, यही हो रहा है, ml वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ml वाला वॉल्यूम इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसके भी
ml बना लूं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इसके भी ml बन गए। तो अब जरा देखो ये सारे ml हो चुके हैं। अब इसके अगर मैं इसको ऊपर इस सारे को वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ मोल बचेगा। मैंने क्या किया, ये लीटर में था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ml में हो गया, और मैं ऊपर भी वॉल्यूम ml से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ml से ml कट जाएगा, बचेगा क्या, मोल पर 1000। अब ये पर जो मोलारिटी है अगर उसको आप मिली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मिली मोल बन जाता है। समझ में आया ये सारा प्रोसेस? यस सर। ठीक है, बार बार इसको प्रैक्टिसाइज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखो अब क्या किया इसने, एक HA लिया, एसिड बेस लिया, BA बना, साल्ट बन गया, प्लस वाटर बना। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। तो मिली इक्विवेलेंट बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले एसिड के इतने मोल थे ये हमें पता है, मिली मोल है, मिली इक्विवेलेंट कह लो, मिली मोल कह लो, ठीक है, एक ही इस केस में। और बेस के कितने थे, बेस उसने कितना डाला, अब बेस कितना डाला भाई, 12 ml। यस सर। 12 ml बेस डाला, एसिड हमें पता लगा 2.66 है, अब बेस भी इतना ही है हमें पता, लेकिन एसिड 2.66 है, 12 ml उसने बेस डाला, तो 12 ml को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, तो मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके, कितने आए, 1.2। ये 1.2 समझ में आया सबको? भाई यस सर। सेम प्रोसेस है, कि 1000 ml में 0.1, 1000 से 1000 कर दिया, मिली वो आ गया 0.1 मल्टीप्लाई में 12, ये आ गया 1.2, क्या आया, मिली मोल। यस, क्लियर है बेटा ये चीज सबको? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाल रखा है, तो सीधा यहाँ पे मिली मोल, मुझे पता है इतना पहले एसिड इतना था, बेस शुरू में उसने इतना डाला, तो बच कितना गया भाई एसिड, तो जितना बेस के मिली मोल डाले उतना ही एसिड यूज होने वाला है। दोनों की वैलेंसी बराबर है, यहाँ पे एन फैक्टर बराबर है दोनों का, तो मोलैरिटी बराबर है, तो जितना मोल बेस होगा उतना ही मोल एसिड एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो 1.2 को इसमें से माइनस कर दिया, 1.46 आ गया। ये समझ में आया सबको? यस सर। सर आपकी वॉइस बीच बीच में लैग हो रही है। सर वॉइस स्क्रीन लैग भी हो रही है? हेलो, अभी आ रही है क्या वॉइस? सर अभी आ रहे, बीच बीच में पॉज हो जा रही है, उसके बाद फिर आ रही है, ऐसे हो रहा है। बेटा पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना ये इंटरनेट वाले मुझे तंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट इनका सही चल नहीं रहा है। मैंने कल परसों भी जब क्लास लगाई थी तब आपकी एसिड बच गया जितना बचना था, ये तो पूरा यूज हो गया, ये पूरा यूज होगा तो साल्ट कितना बनेगा, साल्ट के 1.2 मोल ही बनेंगे, पानी के भी 1.2 मिलियन बनेंगे। ये चीज समझ में आ गई? यस यस सर। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ यहाँ अब ये बफर बन गया, ठीक है, और बफर बना, हमने उल्टी डेफिनेशन दे दी क्या, एसिड ज्यादा होना चाहिए और बेस कम होना चाहिए और एसिड बचना चाहिए, एसिड बचाना सही है, हमारी डेफिनेशन सही है। अब समझ में आया यस सर आ गया। बफर कैसे बना? यशवीर क्लियर हुआ ना, ये अपने आप बफर बन गया। मैं ये चीज लास्ट में बताना चाहता था जो सबसे शुरू में आपने ले ली, क्योंकि आपने डायरेक्ट पूछ लिया सर फॉर्मूला तो बफर का लगा रहे हो, तो बफर तो है नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं अब इस टाइम में बताना चाहता था कि देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है इतना मोल, जो कि न्यूट्रलाइज कर गया तो साल्ट बन गया, ठीक है, और प्लस में वीक एसिड है इतना मोल, समझ में आ रहा है, मिली मोल या मोल जो भी है। तो हमारे पास एसिड अभी बचा हुआ है, बेस पूरा न्यूट्रलाइज करके साल्ट बना गया, तो साल्ट है हमारे पास और वीक एसिड है, साल्ट प्लस वीक एसिड बफर सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? यस या क्लियर फिर सर। साल्ट प्लस वीक बेस बफर सॉल्यूशन होता है। तो बनता कैसे वो, बेस हमेशा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, और जो वीक है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वो साल्ट बन जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज तो ज्यादा है, वो डायरेक्ट रिएक्ट कम है, सॉरी, वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगा, तो वीक वाला ज्यादा है तो वो बच जाएगा, तो वीक एसिड बचेगा और साल्ट बचेगा। तो वीक एसिड और साल्ट बचेगा, सिर्फ इसी से बफर नहीं बनता है। आप थोड़ा उससे पहले की प्रोसेस भी याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड था, तब जाके साल्ट बना और वीक एसिड ज्यादा था। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो देखो थ्योरी करना और फिर उसके क्वेश्चंस करना और उसमें थ्योरी को अप्लाई करना कि यार ये कैसे बन गया, ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया कि ये बच गया और ये बच गया। तो हमारे पास देखो एसिड का अमाउंट आ गया,
बेस का अमाउंट, सॉरी साल्ट का अमाउंट आ गया, तो एसिड और साल्ट का अमाउंट आ गया। अब देखो मिलीमोल को मिलीमोल से डिवाइड कर रहा है, आपको नहीं लगता मोल, हम तो कंसंट्रेशन रखते हैं मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या होता है साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन होती है। तो ये डायरेक्ट डिवाइड क्यों कर रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन करके डिवाइड क्यों नहीं किया, क्या इसने कैलकुलेशन गलत करी क्या? और फिर सीधा के निकाल लो, आपको निकल जाएगा, आगे का सम सॉल्व है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ 1.2 को 1.46 से डिवाइड क्यों किया, वो तो मिलीमोल थे, मिलीमोल हो उसके मोल बनाओगे 1000 से डिवाइड सर करोगे, नीचे वाले को भी 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से 1000 घट गया वो तो बराबर है, क्योंकि दोनों के डिवाइड में वो खत्म, यानी इसको मिली मान लो मोल मान लो, एक ही बात है। वजह क्योंकि अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ मोल बन गया, ये इसको भी 1000 से डिवाइड कर देता हूँ मोल बन गया, तो ये 1000 से 1000 अपने आप कट जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको मोल ही समझिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पर रखते हैं अभी साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन रखते हैं हम, तो क्या ये कंसंट्रेशन है? मोल पर लीटर होती है वो तो, बताओ। सर एक मतलब अगर दोनों को जिस भी कंटेनर में लिया है वॉल्यूम तो सेम है ना? हाँ, जो टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि लगाना तो हमें टोटल वॉल्यूम है, तो साल्ट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमने क्या किया एसिड के अंदर ये बेस मिला दिया, यहाँ पर बेस था ना, ये बेस मिला रहे हैं हम एसिड में, तो टोटल वॉल्यूम जितना भी बनेगा, टोटल वॉल्यूम मान लो x बनता है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय x, टोटल वॉल्यूम मोल पर लीटर, इसका भी टोटल वॉल्यूम मोल पर लीटर, ये x से x भी कट जाएगा, 1000 से 1000 भी कट जाएगा, क्यों भड़क लेनी है फालतू की, सीधा डिवाइड करो आपके सामने आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये शॉर्टकट टाइप में मार रखा है, लेकिन ध्यान से करना, वर्ड टू वर्ड आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, ये सीधा डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि टोटल वॉल्यूम सेम है, ये दिमाग में चलना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम सेम है इसलिए डिवाइड डायरेक्ट कर रहे हैं। मिलीमोल को मिलीमोल से कर सकते हैं क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा, ये दिमाग में प्रोसेसेस हो जानी चाहिए, और उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसी चीज करने लगोगे। अगर दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रही है, आपके पास नोटबुक पेन है, मैंने जो कहा उसको साइड में लिखते रहो कि ये मिलीमोल है, तो आप इसको मोल बनाओ, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ऐसा आप नोट में लिख लो कि डिवाइड बाय 1000, अब ये मोल बन गया, फिर डिवाइडेड बाय इसी के मल्टीप्लाई x कर दो कि मान लो टोटल वॉल्यूम x था, तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी, हमारी ये कंसंट्रेशन की है, दिस इज कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया इस क्वेश्चन सबको? यस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ml के, अब यहां से एक चीज सीखिए, ml के वॉल्यूम को अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा मिलीमोल निकल आएंगे। ml में अगर कोई वॉल्यूम दे रखा है आपको, कोई एसिड का बेस का, मोलैरिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उसकी मोलैरिटी से, तो आपको मिलीमोल आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको यूनिटरी मेथड से ही कीजिए, 2-3 बार यूनिटरी मेथड से लिख लिख कर देखेंगे, 5-7 सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा, आप खुद इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस। ठीक है, तो भाई यहां से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, व्हाट इज इट? कैलकुलेट द साइमल सॉल्युबिलिटी ऑफ द AgCN AgBr इन द सॉल्यूशन। KSP दे रखा है AgBr का और KSP दे रखा है AgCN का। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक, लेकिन इसकी अप्रोच अलग है। रुको रुको, उसकी वैल्यूज सेम थी क्या? 5 10 पावर -12 और 5 × 10 पावर -13, 10 पावर -12 है? नहीं भाई, अलग अलग है, ये वैल्यूज अलग अलग है, AgBr और AgCN। समझ में आ रहा है? यस सर। वो SCN था ना, AgCNS नहीं था, वो AgSCN था, थायोसाइनेट था, ये साइनेट है। ठीक है, चलो आयो तो इसमें भी है। तो देखो, अब ये वो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन दोबारा देखना चाहोगे? सोम ने पूछा था। सोम बेटा, आर यू देयर? देख लो, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट, सिल्वर ब्रोमाइड, वही चीज है। KSP ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट की तरीके, KSP सिल्वर ब्रोमाइड की तरीके, बिल्कुल डिट्टो है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहां पर भी वही है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज अलग है। वो 10 पावर -13 था 5 इंटू, और यहाँ पर कुछ और था। ठीक है, ये 25 इंटू 10 पावर -13, सिर्फ वैल्यूज अलग है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसमें अप्रोच अलग है। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अप्रोच अलग है, एक नीचे ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अप्रोच देखो इसमें क्या है, करना वही है। KSP AgCN, मान लो कि AgCN की मैंने सोल्यूबिलिटी मान ली कि वो A सोल्यूबिलिटी थी इसकी, A। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा AgCN और AgBr इन सॉल्यूशन A एंड B। ठीक है, ये A सोल्यूबिलिटी AgCN की लगा रखी है इसने, AgCNS की, और B लगा रखी है AgBr की। क्लियर है बेटा? तो सोल्यूबिलिटी A है तो ये इसके आगे तो कुछ लगा नहीं, तो ये तो A का ही रहेगा, ये भी A का ही रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, यस।
तो ये दोनों ए रहने वाले हैं और ये दोनों बी रहने वाले हैं। हमने इनकी सोल्यूबिलिटी, क्योंकि ये बी सोल्यूबल है, बी, तो इसके आगे 2 लगता तो हम ये कर सकते थे कि भाई ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो सोल्यूबिलिटी इसकी ए रहने वाली है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इसकी सोल्यूबिलिटी उल्टा लिख दिया क्या, ऊपर वाले की ए, ठीक है। अब देखो, तो ये ए और ये बी रहेगा। अब बात आती है फॉर AgCN, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 इंटू, उसने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, तो मैं ए मल्टीप्लाई में क्या करूं, ये तो AgCN के लिए, AgCNS के लिए उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट 5 इंटू वो है, तो ए इंटू ए करूंगा ना। बट Ag जो है, ए तो यहां से मिलता है और बी यहां से भी मिल रहा है, ये समझ में आया? ये तो मैं टोटल करूंगा ना, इसकी टोटल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में दूसरे की कंसंट्रेशन, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो फिर 1 ही है दोनों का, Ag का 1 ही है कोफिशिएंट। ये समझ में आ रहा है? यस सर। पहले हमने क्या किया था, फिर उसको मेरे को याद करवाओ कोई। अभी करवाया मैंने, पहले हमने क्या किया था, कौन याद करवाना चाहता है उसको? सर पहले वाले में हमने मतलब देखा था कि एजी और एजी का एक्स मान लिया था, एजीबीआर का, फिर दूसरे वाले का वाई मान लिया था। उसमें दोनों मतलब जो रिएक्शन लिख रहे थे उसी में हमने एक्स प्लस वाई कर दिया था एजी की कंसंट्रेशन। बस ये गड़बड़ करी थी हमने। क्या किया था, पहले ही यहाँ पर ए और ये बी है ना, तो पहले ही यहाँ पर ए प्लस बी कर दिया कि भाई सिर्फ ए तो यहाँ से आया, ठीक है, बी नीचे वाले से आ रहा है, और इसमें भी फिर से हमने ए प्लस बी कर दिया था, बी यहाँ से आया और ए ऊपर वाले से आ रहा है, तो हमने ये पहले ही कर दिया था। और फिर बाद में इक्वेशन तो यही बननी थी, तो देखो इक्वेशन वही बन रही है, कोई फर्क है इक्वेशन में? नहीं है। बस हमने डायरेक्टली ये ए प्लस बी करके मल्टीप्लाई में ए कर दिया। बट यहाँ नीचे अब हमने क्या किया है कि हमने इसको ए लिया, इसको बी, तो अब नीचे इक्वेशन को पलट दिया, बस नीचे उसको जोड़ के लिखा। पहले ऊपर ही लिख दिया था। अब देखो, अच्छी अप्रोच तो ये कि नीचे जोड़ कर लिखो ताकि आपको सीधा समझ में आए। ऊपर लिखोगे इक्वेशन में तो कंफ्यूज होने का डर रहता है, जैसा कि कंफ्यूज हो भी सकते हो। नीचे आपको पता है ए तो ऊपर बन रहा है पहली इक्वेशन में, बी बन रहा है नीचे वाली इक्वेशन में, तो दोनों को जोड़ के और मल्टीप्लाई में उस CNS आ गई, सीधी सीधी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और नीचे AgBr के लिए वही सेम प्रोसेस। क्लियर है बेटा? yes. समझ में आ गया सबको ना? अब क्या करना है भाई, अब ए और बी के लिए सॉल्व करना है दोनों को, तो a बाय बी। अब इक्वेशंस को ये क्या कर रहा है, ए 1 और 2 को डिवाइड कर रहा है क्या, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए सॉल्व कर रहा है, ए इक्वल टू बी आ जाता है, वही सेम, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सेम वही है, अप्रोच वही है, एक्स वाई की जगह ए भी यूज कर रहा है, तो ए इक्वल टू बी आएगा, उसमें एक्स इक्वल टू वाई आ रहा था। तो यहाँ जब आप क्वेश्चन करते हो और ऐसा क्वेश्चन करते हो, डिट्टो क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको याद हो जानी चाहिए वो प्रोसेस। और यही मैं कह रहा हूँ, एडवांस के लेवल के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो याद हो जाने चाहिए, उनकी प्रोसेस याद हो जानी चाहिए कि ऐसा आता है तो ये करना है, ऐसा आता है तो ये करना है, वो मेथड्स याद हो जाने चाहिए। 10 पेपरों के याद कर लो, बहुत है। 11वां पेपर बहुत आसान लगे, आप खुद करके देखना, 11वां पेपर आपको आसान लगेगा, समझ में आया? लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं, तब समझ लेना एडवांस श्योरली पक्का अपने हाथ में आ गया। तो भाई यहाँ से हमने ए बी के लिए सॉल्व किया और बाद में हमने आंसर निकाल दिया, तो अब मैं आंसर के डिटेल में नहीं जाऊंगा। आंसर की मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो काफी सारी है, काफी सारी बता रहा हूँ, मतलब इनका लोग भी निकालना पड़ता है कई बार और इनका अंडर रूट भी निकालना पड़ता है कई बार एस के चक्कर में। तो याद रख लेना, आपको अपने हाथों से करनी है वो, कोई भी स्टूडेंट इसको डिनाई नहीं कर सकता। एज बीइंग ए टीचर मेरे को, मेरा काम अप्रोच समझाना है, मैं अप्रोच समझा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन को नहीं कर रहा, और वो आपको करनी है। नीचे आंसर्स दे रखे हैं, आंसर मैच नहीं करते, कॉल मी, सीधी बात, मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको आंसर मैच करवा के दूंगा। समझ में आ गया? यस सर। किए बिना छोड़ना मत, क्योंकि जैसे ही आप इसको करते हो ना, तो बार बार उस टाइम पे आपका दिमाग में पूरा क्वेश्चन घूम रहा होता है, पूरा क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन की पूरी अप्रोच याद हो जाती है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कमाल की बात ये है, जिस चीज पर फोकस है तो उसका सारा दायरा हमारा दिमाग अपने आप याद कर लेता है। जैसे हम अपने फादर को देखते हैं ना, उनका नाम, उनके पापा, हमारे दादा का नाम, सारे नाम हमारे माइंड में रिमाइंड हो जाते हैं। हम हर रोज अपने पापा को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो, तो इनके जितने भी फादर और फादर्स जितने भी हैं सब याद हो जाते हैं, क्या क्या किया सब याद हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी, याद रख लेना। तो इसी वजह से बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आपको लग रहा है मल्टीप्लाई या छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस क्वेश्चन को याद करने के लिए वो जरूरी है। क्लियर है? और साथ में पेपर में तो करनी पड़ेगी, वरना पेपर में आपके होश उड़ जाएंगे कि यार इतनी बड़ी मल्टीप्लाई होगी कैसे। थोड़ा शॉर्टकट भी सीखोगे वहां से। यस, क्लियर टू एवरीवन ना? यस सर। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ
0.4 कैल्शियम क्लोराइड है, 0.04 0.0008 मोलैरिटी Na2SO4 आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दिया, वॉल्यूम इक्वल है, याद रखना मोलैरिटी अलग अलग है बट वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, विल ए प्रेसिपिटेट फॉर्म, KSP दे रहेगा CaSO4 का, बहुत आसान क्वेश्चन है, CaSO4 का KSP दे रहेगा। अब यहां से एक चीज याद रखना, देखने में लगेगा यहाँ पे CaSO4 तो दिया ही नहीं है, Ca उधर से आएगा, SO4 Na2 से आएगा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग सोल्यूबल साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये एक बात कहां से पता लगी, ये रट्टा मारना पड़ेगा भाई, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। समझ में आ रही है बात, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा घुल जाएगा, सोडियम सल्फेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा घुल जाएगा। समझ में आ गया? यस फिर आ सर। गया। है ना, ये चीज तो याद होनी चाहिए पहली बात। तो भाई इतना हमें पता दोनों घुल जाएंगे, लेकिन हमें ये चीज पता है कि कैल्शियम सल्फेट जो है ना वो पूरा नहीं घुलता है, ये अब याद रखना। अब आप कहेंगे सर दोनों कैल्शियम गुड के इवनिंग साल्ट है सर। यार। गुड इवनिंग बेटा, आ जाए, कैसे हो, बड़े दिन बाद आए, है ना। लास्ट बढ़िया सर। क्लासेस नहीं लगाई आपने? सर आज ही पहली क्लास ली है, रोज कोई ना कोई आ हम्म, जाता है, फोन छीन लेता है, इसलिए क्लास नहीं हो पाती। पहली क्लास चलो ले रहा हूँ तो। कोई बात नहीं, क्लासेस लगाइए, अगर क्लासेस का टाइम नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बट मैं जनरली सब बच्चों को बोलता हूँ भाई PYQ लगाओ, किसी के पास नहीं मिल रहे हैं PYQ वाली PDFs नहीं है तो जस्ट कॉल मी, मैं आपको सारी भेज दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं कहीं, ठीक है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वरना मैं सारी भेज दूंगा, नो वरी। तो भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो देखो हमें KSP यानी कैल्शियम सल्फेट नहीं घुलेगा, कहाँ से आया, कैसे पता लगा, भाई ये बता रहे हैं कि नहीं घुलेगा तो हम मान रहे हैं कि नहीं घुलेगा, ठीक है, रट्टा मारना है। अब इसको याद रखना, अगर आपको कहीं याद नहीं रहा और कैल्शियम सल्फेट आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और पूरा घुल गया तो हमारी बैंड बच गई, फिर कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट की KSP दे रखी है। अब हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है दोनों बराबर अमाउंट में मिक्स करने हैं, बराबर वॉल्यूम मिक्स करना है। तो हम इसका 1 लीटर ले लें, इसका भी 1 लीटर ले लें, ताकि मोलैरिटी सीधी सीधी आ जाए अपने पास। क्लियर है? यस सर। लेकिन 1 लीटर दोनों का लेंगे तो मोलैरिटी क्या आएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल तो दो बनेगा, तो 2 लीटर बनेगा, तो 2 वॉल्यूम, इसने लीटर की जगह 2 वॉल्यूम लिख दिया बस, ठीक है। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख दी, इसका कितना था, इतना वॉल्यूम, हमने मान लो 1 लीटर लिया, इसका 0.04 1 लीटर, इसका 0.0008 ये भी 1 लीटर ले लिया। यहाँ पर ये अभी तो 0 है, ठीक है, अभी इसने कुछ नहीं बनाया, मिली एडेड, जो ऐड किया इसने, ठीक है। उसके बाद सपोज वी वॉल्यूम बोथ, तो यहाँ पर 2V और 2V आ गया, तो कैल्शियम हमारे पास कितना बनेगा, कैल्शियम का हमने कितना वॉल्यूम लिया, ये इतना ही लिया ना कैल्शियम का, क्लोरीन को निकाल दो, और सल्फेट भी इतना ही आया, यस यस सर। ठीक है, तो सल्फेट का भी इतना ही आया, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल, ये 0.04 मोल 1 लीटर में थे, इसके 0.0008 मोल 1 लीटर में थे। तो यानी कैल्शियम के मेरे पास 1 लीटर में इतने मोल है और सल्फेट के 1 लीटर में इतने हैं, लेकिन दोनों का 1-1 लीटर मिलाया था तो 2 लीटर हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो कैल्शियम सल्फेट का सीधा मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, यानी ये पर लीटर हो गया ना, 1 से जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 लीटर हो गया पर लीटर। पर लीटर जब आपके पास आयन की कंसंट्रेशन हो, अब यहां ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर लीटर में आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वर्ड्स पे ध्यान देना, पर लीटर में होना चाहिए, यानी मोलैरिटी होती है वो पर लीटर, मोल पर लीटर, तो हमने मोल तो ऊपर ले लिए, पर लीटर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, वो लीटर ही बन गया, मोल पर लीटर आ गया, ठीक है, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, और वो जो कोफिशिएंट है उसकी भी पावर वही सेम, ये प्लस वर्ड है। समझ में आया सबको? यस सर। यानी अगर मेरे पास 2 क्लोरीन हो तो मैं इसकी कंसंट्रेशन, ये मैं इसको कंसंट्रेशन को सोल्युबिलिटी मानता हूं, तो मैं कहूंगा कि मल्टीप्लाई, और मान लो सोडियम 1 है, ठीक है, या मैग्नीशियम ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ले, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, 1 है मैग्नीशियम, तो अब क्या होगा, इसको भी मैं सोल्युबिलिटी मानूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, इसकी कंसंट्रेशन मान लो S है तो मैग्नीशियम भी S होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन तो 2S हो जाएगी क्योंकि डबल निकलेगा एक में से, MgCl2, तो कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये है कंसंट्रेशन 2S रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये कोफिशिएंट की भी स्केयर आएगा और S का भी स्केयर आएगा, अलग अलग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसका भी स्केयर और इसकी कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी का भी स्केयर बनेगा। समझ में आ गया?
यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको कैसे निकालते हैं भाई? कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यस। यस सर। यस तो अब मेरे को एक चीज बताओ थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसमें। डेफिनेटली जनरली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। MgCl2 है मेरे पास, ठीक है, मैं मान लो इसको इक्विलिब्रियम के अंदर ले आता हूँ। सपोज दैट Mg1 पॉजिटिव, ओ सॉरी 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी x, ठीक है, ये कंसंट्रेशन C थी, इनकी कंसंट्रेशन 0 थी, इसकी C माइनस C अल्फा हो गई, मान लो वो S कम हो गई, सोल्युबिलिटी के बराबर कम होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी S बन गई, ये 2S बन गई। तो इसका सर वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम, CS होना चाहिए ना, हाँ CS होगा ना कम। कैसे मतलब CS कैसे हो? ये C कंसंट्रेशन थी, C में से हाँ, S कंसंट्रेशन कम हो गई, अच्छा S कम, ठीक है S सर। कंसंट्रेशन कम होगी तो मैग्नीशियम भी S बनेगा, और 2 क्लोरीन है तो ये भी 2S बनेगा। समझ में आ गया? यस सर। इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओगे क्या आएगा? 4s क्यूब अपॉन c माइनस s। इक्वेशन के हिसाब से बताओ यार, ऐसे मत बताओ। 2s का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस s 2s का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस s इनटू एक और s। इंटू एक और s, ठीक है। ये आ गई कंसर्न इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। यानी यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, आप इस 2 का स्क्वायर ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम में ऐसा करते हैं। और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी इसकी? अगर मैं इसका KSP निकालना चाहूं वो क्या होगा? s इंटू 2s का होल स्क्वायर। वो भी वही होने वाला है, ध्यान दो, इंटू S। ये समझ में आया? सेम है। तो फर्क क्या है? सिर्फ C माइनस S से हमने डिवाइड नहीं किया। तो एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, नीचे प्रोडक्ट्स नहीं लगते हैं, सिर्फ आयंस की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। याद रहेगा सबको? यस सर। इसमें कंफ्यूज मत होना यार, मैं बहुत सोच रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अब आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, यस सर। ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन है भाई, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था ना कि इसमें कुछ एक खास चीज है जो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई। आप लोगों का देखते हैं दिमाग कितना चलता है, वरना आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं दोबारा करने के लिए देने वाला हूँ मेरे तरीके से, ठीक है। तो आप लोग खुद सॉल्व करना। कैलकुलेट द OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन आफ्टर 50 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी MgCl2 इज एडेड। देखो 50 ml ऐड हो गया, ठीक है, और 500 ml पहले से था। कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन आफ्टर 500 ml 0.4 NaOH था। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बतानी है आपको। कैलकुलेट द OH नेगेटिव आयन ऑफ ए सॉल्यूशन, और ये हमारे पास NaOH यहां से आएगा, OH नेगेटिव आयन यहां से आएगा। इतना आपके पास सॉल्यूशन था, ठीक है। 50 ml MgCl2 डाल दिया, KSP बता रखी है MgOH ट्वाइस की। अब ये याद रखना, जिस सॉल्यूशन की वो KSP बता रहा है MgOH ट्वाइस, तो डेफिनेट सी बात है कि MgOH ट्वाइस तो यहां इसने दिया ही नहीं है, तो वो रिएक्शन में कहीं बनेगा। समझ में आ गया? अब अगर वो रिएक्शन में बनेगा तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये पूरा पूरा घुल रहा है, ये बता रहा है कि ये पूरा पूरा घुल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो पूरा घुल जाता है, हमें पता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो पूरा घुल रहा है, तो पूरा बन जाएगा ये। और NaCl है 20। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूरा ही बन जाएगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन है ही, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब सोल्युबिलिटी के लिए ऐसा सिस्टम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, शायद अभी समझ में नहीं आया होगा किसी के। आया किसी के समझ में मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर एक बार रिपीट करना, क्या पूछा आपने? फिर मैं बाद में अभी नहीं पूछता, फिर बाद में पूछता हूँ, ठीक है। तो सर, एक अब चीज देखिए पूछनी है। क्या, वो 500 ml जो है NaOH, अगर उसे मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो, एक बार देखिए सर। मोल्स में आ जाएगा सर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तो। हाँ वो सब आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट, रुकिए जरा, मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से जब मैं करवाऊंगा ना तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, नो वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना, अब देखो जरा। सर पर एक तो ये भी देखना चाहिए ना, MgOH पूरा वो होएगा या नहीं, वो हाँ MgCl पूरा डिसॉल्व होएगा या नहीं, ये हमें यही कैसे यही पता? यही 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 चीज है, यही क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए हमने मान लिया कि MgCl2 पूरा डिसोल्व हो गया, NaOH तो डिसोल्व होता है, इस बात में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और MgOH ट्वाइस बनाएगा, पूरा का पूरा ही बनाएगा। तो हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, मिलीमोल बिफोर रिएक्शन, कितने मिलीमोल है MgCl के, कैसे पता लगा, तो MgCl2 कहाँ पर है भाई, ये रहा MgCl2 50 ml को 0.2 मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल आ जाएगा। कंफर्म है, अभी अभी फॉर्मूला किया, यस और नोट, या फिर से Yes, करके sir. दिखाऊं, फिर से करके दिखाऊं, अगर किसी को ना समझ में आओ तो मेरे से फिर से पूछ लीजिए, फिर से करके दिखा दूंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं समझ में आया? Any? हाँ सोम बेटा क्या कह रहे हो? ठीक है सर। ठीक है ना, तो भाई सीधी सी बात है, ml को अगर पॉइंट मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करना, किसी और कंसंट्रेशन से नहीं, तो आपके पास मिलीमोल आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 50 गुना में 0.2, 5 गुना 10 होता है, पॉइंट का के हिसाब से 10 बनेगा, ठीक है, 50 इंटू 0.2, ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुना 10, 10 बनेगा सीधा सीधा, तो 10 मिलीमोल आ गए हमारे पास MgCl2 के, ये इसने दे रखे, ये यहाँ से आए, तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा MgCl2 का। फिर NaOH का 500 ml को 0.4 से कर दे, 500 के 20, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 20 ml आ जाएंगे इसके, क्या 20 ही आएंगे, तो 0.4 ये देखना मल्टीप्लाई में 500 क्या आएगा भाई, 10 डिवाइड आ गया, 500 के 20, 200 आना चाहिए सर। ठीक है, हाँ वही देखता हूँ, ठीक है, 500 के 20 और फिर साथ में एक जीरो थी भाई, 200, बिल्कुल 200 आना चाहिए, क्लियर है, तो इन्होंने गड़बड़ Yes, कर sir. रखी है, ठीक है, तो इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, इसका मतलब सर वो MgOH होल ट्वाइस नहीं बनेंगे। क्या, सर वो MgOH होल ट्वाइस जिस पे काम करना है वो तो 10 ही बनेंगे। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी कोई अगर मिस्टेक है तो हम उसको करेक्ट करेंगे बेटा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, ये 0 है फिलहाल, ये भी 0 है, फिर उसके बाद जब इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया आफ्टर इक्विलिब्रियम में, कुछ भी कह सकते हैं, हम मान लेते हैं कि MgCl2 पूरा यूज हो गया तो 0 बन गया, ठीक है, तो जितना MgCl2 यूज हो रहा है, यहाँ से आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो जितना MgCl2 यूज हो रहा है उतना ही मोल MgOH ट्वाइस बनेगा, तो यानी कि ये 10 अगर यूज हुआ तो 10 मोल ही बनेगा, मिली मोल है ये, क्लियर है ये बात, ओके सर। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर ये 10 यूज हो रहा है तो ये 10 ही बनेगा। फिर NaOH, अब NaOH कितना हो रहा है भाई, ये 200 मेरे पास क्या था, मिलीमोल था, नंबर ऑफ मिलीमोल्स 200 था ना, अब 200 में से 10 के लिए मुझे कितना चाहिए, 10 के लिए तो 20 चाहिए ना, क्योंकि डबल चाहिए, 10 अगर MgCl2 यूज हो रहा है तो 20 क्या यूज होगा, ये यूज होने वाला है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि ये 20 यूज हो गया, तो बचा कितना, ये मान लो 180 बच गया, इन्होंने तो 0 लिख दिया क्योंकि इन्होंने 20 ही दिखाया, ठीक है, वो 04 कर सकते थे तब शायद 20 आ जाता, 04, यहाँ 4 की जगह 04, बट नो वरी, हम क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या आ रहा है, Mg ये इतना आ गया तो NaCl कितना बनेगा, 20 मोल ही बनेगा, ये भी तो डबल बनता है ना, जितना यूज किया NaOH उतना ही बनेगा NaCl, ये समझ में आया सबको कैलकुलेशन, Yes, sir. बाकी स्टूडेंट, सर आप MgCl2 10 यूज किया था तो NaOH 20 यूज होगा, MgOH 10 बनेगा, NaCl 20 बनेगा, ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ 180 बच जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है, तो अब बात करते हैं 10 मिली इज फॉर्म्ड द प्रोडक्ट MgOH बिफोर इज देयरफॉर, अब इनकी प्रोडक्ट बता रहे किसने, 10/100 कर रखा है, 20/100 का स्क्वायर कर रखा है, अब ये क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्ट की बात कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, तो मैग्नीशियम अगर 10 मिलीमोल है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, अब जरा ये ध्यान दे लो भी, यहाँ प्रोडक्ट से इसको उठा रहा हूं मैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आपके पास में 10 मिलीमोल है, ठीक है, क्लियर है, तो Yes. OH जो था वो 2OH नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा, डेफिनेटली ये, जब हम मैग्नीशियम को, इसकी रिएक्शन लिखता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, हम इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा, मान लो ये इक्विलिब्रियम में हो, Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है, तो Mg अगर ये 10 मिलीमोल था तो यहाँ पर ये 10 ही बनेगा ना, अगर ये 0 हो गया तो, ये मान लो ये 10 था शुरू में, ये 0 है, ये 0 है, फिर उसके बाद में ये अगर 0 हो गया, क्योंकि सारा का सारा ये हाइड्रोक्साइड है ना, सारा का सारा हाइड्रोलाइज होता है, तो ये कितना बनेगा, 10 तो ये बनेगा प्लस ये 20 बनेगा कि नहीं, Yes, sir.
ठीक है, अब बताओ यहां पर अगर मैं इसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लिखता हूं, ठीक है, KSP मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की MgOH ट्वाइस की KSP लिख रहा हूं, तो वो कितनी आएगी? 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई में यहाँ 20 की पावर 1 बनेगा या 2 इंटू 20 की पावर 1 बनेगा? 6 2 सॉरी 2 20 इंटू 20 की पावर 2 बनेगा या 20 की पावर 2 बनेगा? 20 की सर पावर 20 की पावर 2 ही बनेगा ना? सर 20 20 की पावर 2 बनेगा, क्यों? आई वांट टू नो क्यों, व्हाई? सर सर क्यों हम ऐसे लिखते हैं ना 2s की कंसेंट, मतलब जैसे 2s की पावर 2 लिखते हैं हम लोग, तो हम s तो वो लेते हैं ना कि जो उसमें से टूटा है, और उतना मतलब x जैसे 2 मोल है तो 2s बन गए, तो हम उस टाइम की कंसंट्रेशन ही कहते हैं ना 2s, कि हाँ उसकी 2s कंसंट्रेशन है तो 2s की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, अब ध्यान देना वैसा सर भी पर देखो अब यहाँ पर ना मतलब 2 हाइड्रोक्साइड MgCl आयन की टोटल कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2 हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज गिवन हियर। ये समझ में आया? ये यस इसने टोटल कंसंट्रेशन 20 कर रखी ना, क्योंकि वो तो 10 थी, एक की 10 थी, तो यहाँ 10 इंटू 2 मैंने ऑलरेडी ले रखा, 10 इंटू 2 पहले ही ले लिया, तो टोटल कंसंट्रेशन मेरे पास पहले से, तो मैं यस सीधा उसकी पावर 2 करूंगा ना, तो यानी कि ये 20 की पावर डायरेक्टली 2 हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था 10 की पावर 1 है मल्टीप्लाई में 2 इंटू 10 और इसकी रेज टू पावर 2। ये अब ठीक था आपके हिसाब से, यहाँ पर जो बन रहा है सीन समझ में आया? इसके हिसाब से ये सही आ जाता। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारे पास भाई यानी 20 की पावर 2 होगी, सीधी सी बात है। तो इन्होंने भी यही कर रखा है, 10 20 इसकी पावर 2 लगा रखी है और ये मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है। अब मुझे आंसर जानना है कि यहाँ पर डिवाइड में 100 दिया हुआ है, वाई इट इज NaOH से इनको कोई मतलब नहीं है, तो वो कम था ज्यादा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका लेना देना ही नहीं है। ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगी, उसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आयनिक प्रोडक्ट आएगी। समझ में आ रहा है? सर वो वहां पे टोटल वॉल्यूम क्यों नहीं लिया इन लोगों ने 550? क्या क्या क्या? सर वो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 550 था, वो क्यों नहीं लिया इन लोगों ने डिवाइड में? टोटल वॉल्यूम? अरे डिवाइड में वो टोटल वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम तो कट जाएगा यार, वो तो कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? सर वो तो डिवाइड में कटता ना, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सच, वो तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही वही तो क्वेश्चन है यार, ठीक है मैं समझ गया, वही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये इन्होंने क्या किया, मोल पर लीटर इनका ये क्या आ रहा है भाई, ये कंसंट्रेशन है ना mg की, तो 10 यहाँ होना क्या चाहिए था, 10 मिलीमोल है, ठीक है। डिवाइड में क्या आना चाहिए था, मिलीमोल को मोल बनाना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, मोल बन गए, ठीक है। और फिर डिवाइड में क्या आना चाहिए भाई, मोल पर लीटर होना चाहिए, तो हमारे पास कितना है ये 500 और 50 ये था, तो कितना होना चाहिए टोटल सॉल्यूशन 550, यस 550, ठीक है। ml को अब मैं लीटर बनाना चाहता हूं, तो लीटर के लिए क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तब भी अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आएगा 1/55। ये समझ में आया? यस सर। ये आया 1/55 ना कि 10/100, ये गलत है इनका, यही चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये कैसे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मैंने निकाल दी सॉल्यूशन के अंदर। फिर सेम एज इट इज अगर मैं OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालता हूं तो वो कितनी निकलेगी, अब वो देखो वो कितनी निकलने वाली है, 20 था, ठीक है 20 मिलीमोल है, डिवाइड कर दिया उसको 1000 से, बन गया मोल, ठीक है। फिर क्या करें, अब मोल तो बन गया, डिवाइड में टोटल सॉल्यूशन वो तो 550 ml ही रहेगा, उसको लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये स्केयर था अब इसका, है ना, इस कंसंट्रेशन का स्केयर था, तो स्केयर भी यही करेंगे और तो नहीं करेंगे, अंदर ही होगा। कितना आया, अब 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2/55 इसका स्केयर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 2/55। क्लियर है? यस सर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो सोल्युबिलिटी मतलब उसकी आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगी, तो आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कितनी आएगी, 1/55 मल्टीप्लाई में 2/55 मल्टीप्लाई में 2/55।
ये आने चाहिए। अब इन्होंने ये आंसर दे रखा है, अब ये मुझे हजम नहीं हुआ कि इन्होंने ये गलत कर रखा है, क्या कर रखा है पता नहीं, या इसमें कुछ NaOH का लफड़ा इन्होंने कर रखा है। NaOH तो यहाँ पे कोई वो नहीं करेगा ना, इंटरफेयर करेगा NaOH? देखो जरा, added to 500 ml of 0.4 molarity NaOH, NaOH के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया MgCl2, NaOH कितना भी बाकी बचा हो, Mg तो खत्म हो चुका है, तो ऑब्वियस है ना, ठीक है, नथिंग स्पेशल, Mg पूरा पूरा यूज हो चुका है, ठीक है। KSP आता है भाई 4s3, तो यहाँ ये इक्वल कर सकता हूं मैं 4s3, s की वैल्यू उन्होंने निकाल ली। अब देखो इन्होंने क्या किया, उसके बाद में KSP निकाल लिया। KSP कैसे निकलेगा, ये अगर s है तो ये कितना है 2s इसका स्क्वायर, और ये s, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 4s³ आ गया, तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो 4s³ के इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इन्होंने दे रखी थी 1.2 × 10⁻11, तो 1.2 × -11 जो है ये रहा, ठीक है, और वो होना चाहिए s इक्वल क्या आ जाएगा, √KSP आ जाएगा, तो 1.2 × -11 का क्यूब रूट निकाल दिया, वो निकला 1.4 × 10⁻4 मोल पर लीटर। ये इनकी सोल्यूबिलिटी आ गई, समझ में आ गया? यस सर। इस सोल्यूबिलिटी को हमने चेक करना है हमारी आयनिक प्रोडक्ट से, कि आयनिक प्रोडक्ट हमारी क्या है, आयनिक प्रोडक्ट से चेक करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे कट गया भाई, क्या हुआ इसके? आ गया, ये कैसे गायब हो गया था? ठीक है, अब इस सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल रखी है इन्होंने। OH आयन की कंसंट्रेशन 2s के इक्वल है, तो ये OH आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी सीधी सीधी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट थी 1 पॉइंट समथिंग, और इसकी OH की कंसंट्रेशन निकाल ली, तो फिर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई वी आर फाइंडिंग द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की? चेक कर रहे हैं कि पूरा डिसॉल्व होगा या प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। हाँ, वो पूरा डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर इससे क्या पता लगेगा हमें, विच इज मोर देन KSP, KSP से ये ज्यादा है, ठीक है। नाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ कैन बी डिराइव्ड, तो अब हम सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। KSP मोर देन KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होने वाला भाई, आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या लिख रहा है ये, उल्टा नहीं होना चाहिए? किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये उल्टा आएगा, इसका मतलब ये पूरा घुल जाएगा, और इसका वजह होगा देखो कहां पर दे रखी इसने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी सर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मतलब मोर है, ज्यादा प्रेसिपिटेट है बनाएगा। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, ज्यादा है, तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये तो फिर घुलना ही नहीं चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए। सर ज्यादा है KIP तो फिर मतलब प्रेसिपिटेट हो गया ना थोड़ा सा, तो हाँ, मतलब PPT बन जाएगा, है ना। सैचुरेशन है ना सर, तो हम लोग पहले सैचुरेशन में जितनी सॉल्युबिलिटी थी वो निकालेंगे शायद। वो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसके बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हमने मतलब मान लो कि यहाँ पर ये 5, ये 4 है, ये मान लो 1 है, ठीक है, हम इसको 1 मान लेते हैं, ये 1 ही मान लो सिर्फ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो कितना रह गया 3, मतलब एक हिस्सा जो है वो 4 - 1 मान लो, तो 3, यानी एक हिस्सा इसमें से नीचे बैठ गया, तो 3 रह गया। सपोज दैट 3 हमारे पास क्या रह गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन में रह गया, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो सोल्यूशन में बचेगा, उसके बाद में उसके अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन को निकाला जाएगा। यस यस सर। और इन्होंने तो सारा गलत ही कर रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सीधा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से S निकाल रखा है। रखा है ना हमें नॉर्मल में, जब सैचुरेशन में चला प्रोसेस होगा कि पूरा सैचुरेटेडली बन जाएगा, सारा घुल जाएगा अंदर, तब का KSP रखा है हमें, तो वो तो सीधा 4s³ से निकल जाएगा सॉल्युबिलिटी, अगर उससे निकालना चाहे तो। और उसको सत्यापित करने के लिए बोल रखा है कि वो KIP ज्यादा है, यानी प्रेसिपिटेट हुआ है अभी यहाँ पे, तो हम KSP निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सीधा S निकल जाता है, तो यस सर, वो बीच का प्रोसेस ना, बस उसको करने के लिए कि हाँ ये निकालना है, KSP निकलेगा इसमें। क्वेश्चन ही थोड़ा उठ पटांगा, कोई बात नहीं, चलो वो आपको अब मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से डायरेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, तो यहाँ से हमने S निकाला, S को 2S कर दिया, OH आयन की कंसंट्रेशन हमें पता लग गई, ठीक है भाई, क्लियर है ये? यस सर।
ठीक है, यहां से इसने OH आयन की कंसंट्रेशन निकाली है 2.8 into 10⁻⁴, बट हो सकता है कि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कुछ और हो तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि दोनों की टोटल मल्टीप्लाई KSP के अकॉर्डिंग आएगी। तो नीचे वाला स्टेप मुझे तो पसंद नहीं आया, आप लोग इसको दोबारा करके देखना इसके हिसाब से, क्योंकि यही स्टेप मुझे नहीं पसंद आया था। अब मैं इस स्टेप को करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम करेक्ट करेंगे। ये आयनिक प्रोडक्ट मेरे पास ये आ गई, ठीक है भाई, ये समझ में आया। इसके अंदर मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट, अब मुझे देखना है कि आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में बेटर कौन है, मतलब हैवी कौन है। इसको सॉल्व करना जरा। 55 मल्टीप्लाई 55, ठीक है, ये आता है 1,66,375। 4 डिवाइडेड बाय 1,66,375 कितना आएगा ये, सॉल्व करना जरा इसको। कोई कर रहा है सॉल्व? 4 डिवाइडेड बाय 1,66,375 एंटी लॉग वैल्यू आ रही है यार। किसी के पास अच्छा कैलकुलेटर है क्या? मेरा कैलकुलेटर जवाब दे रहा है मुझे। सर वैसे एक चीज बोलूं, बोलो। सर इन्होंने जो NaOH की कंसंट्रेशन दी है ना, उससे इतने OH निकलेंगे कि MgOH को ओवर पावर कर देंगे। NaOH की जो कंसंट्रेशन दी है उतने OH निकलेंगे कि MgOH को और पावर कर देंगे। यस सर, 180 मोल तो NaOH की बची है, उसी का pH निकाल लेते हैं। इफेक्ट मतलब कॉमन हम्म, आया। हाँ कॉमन आयन इफेक्ट बचेगा तो वो उसको फिर से और ज्यादा नीचे बिठा देंगे। मान लो ये 0.04 हो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है यार, सीधी सी बात ये है, ठीक है, फिर भी हम इसको करेक्ट करने पर थोड़ा मत्था मार ले। मान लो 0.04 हो तो अब तो सही आएगा आई थिंक। यस सर, अब आ जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अब ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक है, 0.04 लगा लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट की गड़बड़ मान तो लेते हैं। 500 को 50 लिख लेते हैं तो कंसंट्रेशन भी 100 आ जाएगा ना। 500 को भी अगर 50 लिख लें तो सर उसको तो सेम रहने देते, 500 को 50 लिख लेते। और 500 को 50 कर दीजिए इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। और वो 0.4 ही रहेगा, मतलब 0.4 ही रहेगा बस अच्छा उसको मोलैरिटी। 0.4 ही करें, आप लोग ये कह रहे हो, ठीक है। यस हाँ ये कर लेते हैं, फिर नीचे 100 आ जाएगा, है ना। यस सर। अभी देखें क्या आएगा, मतलब 4 5 20 है, एक 0 कट गया, 20 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों का टोटल 100 ml आया। ml को या लीटर को डिवाइड करेंगे, बात तो एक ही है ना, उसमें तो कोई यस दिक्कत नहीं, 1000 से 1000 यहाँ पर तो कट ही जाएगा, यस सर। यस ठीक है। और ये मिली इक्विवेलेंट है तो इसको इक्विवेलेंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मतलब मोल बनाने की भी। तो अभी शायद ये करेक्ट हो जाएगा, हो गया करेक्ट, ठीक है, ये बढ़िया आइडिया है भाई, बिल्कुल ने हमारा आंसर सही कर दिया। 1-0 से बिल्कुल, सिर्फ एक 0 की वजह से आंसर सही हो गया ना। 50 की जगह 500 की जगह 50 होना चाहिए। चलो ये आ गया, ठीक है, हमने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 क्यूब। अब बात ही आती है, इसकी हमने आयनिक प्रोडक्ट ये निकाल ली, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है, अब दोनों का डिफरेंस तो हमें निकालना पड़ेगा ना। सोल्युबिलिटी पूछो आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने वाला है, तो प्रेसिपिटेट होने वाला है तो कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो बाकी का बच जाएगा उसका हमें वो निकालना है OH आयन की कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में 5 हो सकता है बेटा, कहीं समृद्धि बेटा हो सकता है, वो कोई बात नहीं, वो मैं शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अब ये मेरा आगे वाला क्वेश्चन समझ में आया, 4.10⁻³ ये हमारे पास टोटल आ गया, ये सही आएगा ना कैलकुलेशन से, ये तो सही आएगा शायद। अब देखो जरा क्या है, 4 × 10⁻³ ये मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट आती है, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी है 1.2 × 10⁻11। तो किसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा भाई। सर 4 × 10⁻³ ही बचेगा लगभग, बहुत कम जाएगा उसके अंदर से। लेकिन वो लगभग उतना ही माइनस, जाने वाला है। सर लेकिन वो माइनस कर क्यों रहे हैं? हमें तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव चाहिए, सॉल्यूशन में तो उतने होंगे जितनी सॉल्युबिलिटी होगी। सैचुरेशन पूछ रखा है ना हमसे, ये थोड़ी पूछा है कि प्रेसिपिटेट कितना हुआ। सर प्रेसिपिटेट को घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से ही तो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी, नहीं? यस सर।
आयनिक प्रोडक्ट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते, आयनिक प्रोडक्ट में सेम होता है सोम बेटा, कोई फर्क नहीं है। अब देखो जरा भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, ये है आपके पास 4 × 10⁻, ये आपके पास में आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर इतने आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, है ना, आयंस की मल्टीप्लाई आएगी, और ये आपके पास में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब अगर आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हो तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये आयंस की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा है, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, यस सर। इतना ही बचेगा। अब देखो क्वेश्चन आता है कि बचेगा ही इतना, इसलिए इसने डायरेक्ट निकाल रखा है कि बचेगा ही इतना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा तो बच ही नहीं सकता ना आयन उसके अंदर। यस सर। अभी समझ में आया क्या है सीन? यस सर, आगे। अभी भी मेरे को लग रहा है किसी को कईयों को समझ में नहीं आया। मैं क्यों कह रहा था कि इसको माइनस करेंगे या क्या करेंगे, और फिर इतना क्यों आएगा, यही क्यों आएगा, व्हाई इट इज। क्वेश्चन हमने करेक्ट कर लिया है, लेकिन अब इसका जो पार्ट रह गया बस वो ये है कि मान के चलो हमें पता है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतनी है, तो इतना तो ये पक्के तौर पर घुल जाएगा, इससे ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशन है, MgOH ट्वाइस का अमाउंट इससे ज्यादा है, इतना अमाउंट है हमारे पास, लेकिन इतना ही घुल सकता है जिसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतनी है, तो बाकी का सारा, मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो बाकी का सारा तो पीपीटी बन जाएगा, है ना। यस। लेकिन बचेगा कितना, अब बात आती है बचेगा कितना, बचेगा तो इतना ही ना, इससे ज्यादा तो बच ही नहीं सकता, इनकी मल्टीप्लाई से ज्यादा तो बच ही नहीं सकता, तो यही मेरी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिवाइड करके और डायरेक्टली मैंने OH आयन की कंसंट्रेशन यहां से निकाल ली, दैट इज। समझ में आ गया बेटा? सर आ गया सर। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को जब देख रहा था ना, तो मुझे सारा ये, मैं देखते ही मैंने कहा हाँ ठीक है ये हो गया, बात खत्म। फिर मुझे लगा मैं 100 से डिवाइड क्यों है, तो मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की, तो मैंने कहा ये 100 से डिवाइड नहीं हुआ, बाकी सब तो कैलकुलेशन इनकी सही आ रही है, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 100 क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आया, इसको मेरे तरीके से करके देखना कि ये प्लस माइनस करके फिर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, बट एक्चुअल में सिचुएशन ही गलत थी, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया उसको। समझ में आ गया भाई? यस ऐसे जी, क्वेश्चन दोनों थोड़ा सा टाइम, अब मेरी बात सुनिए, ऐसे क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, नो डाउट इट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लेते हो ना, तो एक बॉडी से रिलैक्स हार्मोन निकलता है कि हाँ अब सोल्व हो गया, अब बहुत बढ़िया होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे जितना फोकस लगेगा, जितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे कम टाइम लगता है, ठीक है। कितनी बार नींबू पानी बनाया पर ये समझ नहीं आया कि उसमें इतना केमिस्ट्री अजय तो नींबू पानी के चक्कर में पड़ा हुआ बेटा, यही केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में समझ में आती है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे वर्क करती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये अब आपको समझ में आया कि उसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट क्यों उठाया, MgOH को डायरेक्ट उठा सकते थे क्या हम? नहीं उठा सकते थे, जब तक हमें ये ना पता लगे कि इसकी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट उसी को उठाएंगे जो आयनिक प्रोडक्ट है, जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर वो कम होती तो सिर्फ डायरेक्ट वहां से निकालते सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर ये कम होता तो कैसे निकलती पता है? सीधा इसमें हम S की वैल्यू निकाल लेते, इसको इक्वल कर देते इसके 4s³ के। समझ में आ गया? यस तब तो जितने MgOH होल ट्वाइस होते हैं उसी का डबल कर देते, उतने ही मोल होते OH के। हाँ, लेकिन सोल्युबिलिटी निकालनी थी ना बेटा। हाँ, मोल ही होती है, मोल पर लीटर, ठीक है, ऐसा कैसे, ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़े अब जरा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आसान है। विल ए प्रेसिपिटेट MgOH ट्वाइस बी फॉर्म्ड 0.002 मोलैरिटी सॉल्यूशन है MgNO3 ट्वाइस का इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन एडजस्टेड टू 9। ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। एडजस्टेड टू 9, ये कह रहा है pH को 9 पर एडजस्ट कर दिया आपने। अब ये वो चीज है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जैसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होती है ना, KSP है, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा कोई नेगेटिव आयन है, तो अगर मेरे पास पॉजिटिव आयन, ये नहीं कि ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही आएगा, हो सकता है कोई कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसके मोल बढ़ जाए, अगर इसके मोल बढ़ गए, इसके 2 मोल बन गए, तो इसका 1 मोल है, तो टोटल मल्टीप्लाई मान लो KSP 1 आता है, तो मल्टीप्लाई आपको 1 ही रखना, 1 × 2 इक्वल टू 2, तो ये 1 नहीं रहेगा, फिर ये डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी x, क्योंकि ये फिक्स है, ये मुझे पता है, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, दोनों की बराबर नहीं होती कभी। ये समझ में आया? तो हम x को यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/2 आ जाएगा x, यानी कि अगर ये 2 है किसी वजह से, किसी कॉमन आयन की वजह से, तो ये अगर डिवाइड में 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? सर
यही चीज एसिड में Ka में भी यूज होती है। Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इसमें भी यही यूज होता है। Ka क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना। अब रिएक्टेंट तो ऑब्वियस है, नीचे पूरा सॉलिड होगा जो भी हमारा एसिड है। प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है? H पॉजिटिव आयन आता है, प्लस उसके साथ में जो भी नेगेटिव आयन है ना, जो भी नेगेटिव आयन है वो उसके साथ में आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम कहें कि Ka के अंदर H पॉजिटिव आयन जितना उतना ही नेगेटिव आयन बनेगा, नहीं, अगर नेगेटिव आयन ज्यादा है, दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये वाला रेशो हमेशा फिक्स रहता है। यानी ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, या ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये बराबर रहेगा। समझ में आ गई ये बात? वो सर बराबर नहीं होते हैं, माइंड में ये होता है कि वो इक्वल होते हैं, H और OH जितने निकलेंगे वो इक्वल होने वाले हैं, नहीं, उनकी मल्टीप्लाई का रेशो बराबर होता है। Ka प्रोडक्ट रेशो देयर पावर कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वो वाला फॉर्मूला, उन वर्ड्स पर ध्यान रखना। विल द प्रेसिपिटेट, तो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना मोल दे रखा है भाई, ठीक है, इसकी मोलैरिटी दे रखी है, और सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म्ड इन इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सॉरी, ये है MgNO3 ट्वाइस। तो MgNO3 ट्वाइस जो वो 100% सोल्यूबल है, ये याद रख लेना, ठीक है। पीएच को 9 एडजस्ट कर दिया, Kp दे दी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो Kp से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन नहीं है इस पीडीएफ के अंदर, जहां से मैंने इसको स्क्रीनशॉट खींचा था, सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन नहीं है, तो उसकी जगह पर अब मैंने डॉट लगाया रेड, बाकी सब इसमें करेक्ट साइंस है ना। एक आधा न्यूमेरिकल भी गलत हो सकता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपके अटक जाते हैं उनको छोड़ के आगे बढ़िए, वो मुझे भेज दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब जरा, H पॉजिटिव आयन, पीएच अगर 9 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता है, OH की, दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होती है? PW जो है कितना होता है भाई? PHW है ना, PHW कितना होता है? 10⁻⁻14। यस, सर PHW H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की टोटल मल्टीप्लाई का, नहीं वो क्या होता है वो? सर वो तो KW होता है ना, कंसंट्रेशन का यस सॉरी, KW, हाँ KW 14 होता है वो। है, हाँ KW 14 होता है। मतलब 10⁻14 कौन सा होता है यार? यू आर कंफ्यूजिंग मी। KW 10⁻⁻14 होता है। यही होता है ना, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, KW 10⁻⁻14 होता है, और PKW क्या होता है? PKW 14 होता है, ठीक है, क्लियर है? जी ठीक है, अब देखो जरा, KW में पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई तो होता है KW। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मुझे पता है कि pH 9 है तो 10⁻⁻9 होगी, OH की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई। पहली बात तो यही कि OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब वो बोल रहा है विल इट प्रेसिपिटेट, तो H पॉजिटिव आयन की, OH नेगेटिव आयन की मेरे पास कंसंट्रेशन है, मैग्नीशियम और NO3 इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो OH नेगेटिव आयन कितना आएगा? ये पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास इतनी है ऑलरेडी, ये उसने pH 9 दिया तो OH अपने आप पता लग गया, क्लियर है ना? यस सर। और आयनिक प्रोडक्ट देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की OH मुझे पता है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.002, यही है 0.002, इसकी कंसंट्रेशन पता है, और मल्टीप्लाई में आएगा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये रही इसकी कंसंट्रेशन पर लीटर, दोनों पर लीटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? आयनिक प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, दोनों के आयनिक प्रोडक्ट, और ये KSP उसने दे रखा है 8.9 × 10⁻12, तो KSP 8.9 × 10⁻12 है, तो ये प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं? कौन सा बड़ा है? KSP बड़ा है, यस सर, KSP बड़ा है। ये 10⁻13 है, ये छोटा है, तो ये लेसर है, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। घुल जाएगा ना पूरा, MgOH ट्वाइस नहीं प्रेसिपिटेट करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन हमने निकाली MgNO3 ट्वाइस से। अब इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन हो गया लेकिन इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? ज्यादातर टीचर्स मानते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे मुश्किल है। क्यों? क्वेश्चन का आंसर देख के तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, दिख रहा है कि चलो ठीक है हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पर किसको लेना है और क्यों लेना है, कंसंट्रेशन कैसे पता लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर ये OH वाला स्टेप यहाँ पर ना लिखा होता तो आप सोच पाते क्या? दैट इज द क्वेश्चन। कैसे? अब वही सोचने की प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वरना फॉर्मूला हो तो ये डायरेक्ट पता लगता, बट वैल्यूज नहीं समझ में आती, किसे नेग्लेक्ट करें किसे ना करें, वो प्रॉब्लम आती है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, AW की वैल्यू उसको तो भूल जाते हैं, पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मुझे कंसंट्रेशन पता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट की, सॉरी, NO3 ट्वाइस, उसमें मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पता लग की, मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन मेरे सामने आ गई, ठीक है। NO3 से मुझे कोई लेना देना नहीं, कितना भी पढ़ा रहे, प्लस में अब मुझे क्या चाहिए,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं। अब इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, पीएच दे रखा है 9, तो OH तो इसमें कहीं भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन में ये बात ही समझ में, देखिए मैग्नीशियम की मुझे कंसंट्रेशन मिल गई क्वेश्चन से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचूंगा कैसे, हाउ टू थिंक, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना हमें, हाउ टू थिंक इसके बारे में भी। ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है, मोलैरिटी, इतना ही मोल बनेगा मैग्नीशियम भी। अब बात आती है OH नेगेटिव आयन मैं कहां से निकालूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है OH नेगेटिव आयन के लिए। उसने एक पीएच दे रखा है, सिर्फ पीएच दिया हुआ है, पीएच जो है वो 9 है सोल्यूशन का, मेंटेन करना है 9। अब वो ये नहीं कह रहा कि आप उसमें कुछ मिलाइए, ये देखो मान लो आपके पास में ये चीज है, अब यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है। क्या दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं यार कुछ मिलाएंगे। अब देखो तिकड़मबाजी क्या होती है, टीचर्स भी ऐसा सोचते हैं, कुछ मिलाएंगे, पीएच H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, मतलब कोई एसिड मिलाएंगे, कोई एसिड मिला रहे हैं जिससे पीएच 9 हो गया, ऐसा सोचेंगे हम। तो हम सोचेंगे यार फिर तो कंसंट्रेशन भी गड़बड़ा गई, क्योंकि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगी, जितना एसिड मिलाया, एक्स एसिड मिलाया, फिर हम तिकड़मबाजी में पड़ जाएंगे। इसमें हमने एक्स एसिड मिलाया तो जितना भी था 1 लीटर प्लस में एक्स आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई ये बात? यस अब सर। इसको हमने कंफ्यूज कर दिया, 1 लीटर प्लस एक्स आ गया तो हम बोलते हैं अब 9 हो गया, पीएच अब 9 हो गया, और इसकी कंसंट्रेशन, अब इसकी पीएच की कंसंट्रेशन 9 हो गई, तो हमने कितना डाला था अब ये नहीं हमें पता, वो एक्स ही डाला था। अब आगे क्या करें, स्टेप समझ में नहीं आएगा कि अगला स्टेप क्या, दोनों की मल्टीप्लाई OH कहां से निकालें। अब इससे अगर वो OH निकालना चाहें, फिर उसकी भी कंसंट्रेशन निकालना चाहें, तो वो X को बीच में अटकाएंगे ना, और यहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। X बीच में अटकाएंगे हम लोग, क्योंकि हम सोच लेंगे कि कुछ ऊपर से डाला गया है। ये कह रहा है कंसंट्रेशन इतनी है, पीएच को मेंटेन करना है, ऊपर से नहीं डालेंगे, यानी इतनी ही कंसंट्रेशन रखनी है, X नहीं ऐड करना। इस वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर में देख के घूम जाएगा दिमाग। समझ में आ गया? यस सर। तो यहां से अब हमें पता है पीएच पता है, और मुझे चाहिए OH, तो मुझे पता है पीएच से OH निकाल सकते हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम वाले, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सिंपल वाले क्वेश्चन किए तो पीएच से OH निकाल सकते हैं, मतलब ये मेंस का क्वेश्चन है, पीएच से OH निकालिए, ठीक है। और एडवांस में तो ये सोचना है कि नीचे एक्स आएगा कि नहीं आएगा, मतलब वो मिलाना है कि नहीं मिलाना, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पीएच से हम OH निकाल लेंगे, हमारे पास OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो OH की कंसंट्रेशन जो है वो -10⁻⁵ आएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास, इसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई का स्क्वायर साथ में है ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट आ गया। आयनिक प्रोडक्ट को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो बाकी का सम आसान हो गया, लेकिन एक्स से डिवाइड मत करना कि कुछ मिलाना नहीं है। शुरू में मैंने इस क्वेश्चन को सोचा तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये कुछ मिलाएंगे क्या, मिलाना चाहिए इन्हें, ठीक है। मैंने उसको एक्स से करके भी देखा कि मैं एक्स से करके देखता हूँ, नहीं निकला वो। फिर मैंने इनका मेथड सॉल्व किया कि इनके मेथड से क्या करना चाहिए, और उसके बाद में आंसर आया कि इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एडजस्टेड टू 9 का मतलब है कि वो 9 एडजस्ट करना, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। ये समझ में आ गया? यस सर। एक बार में इतना सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता है, मैं इसलिए इसकी थ्योरी पर जोर दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन की थ्योरी पर सोचता हूँ मैं, और आपको भी सोचने के लिए कंपेल कर रहा हूँ, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम वरना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो थ्योरी नहीं समझ पाते, बहुत से टीचर नहीं समझ पाते। नो वरी अबाउट दिस, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वी आर गिविंग 10⁻⁻⁻ मोलैरिटी का NaCl है, हमें इतना NaCl सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, सॉल्यूशन, एंड 10⁻⁸ AgNO3 का सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन दे रखा है। दे आर मिक्स्ड 1:1, 1:1 वॉल्यूम में मिला है, मतलब उसका भी 1 मोल मिला लेते हैं, इसका भी 1 मोल मिला लेते हैं, यार बात खत्म, है ना। दोनों का 1 मोल मिला लेते हैं तो कंसंट्रेशन दोनों की मुझे पता है। उसमें का प्रिडिक्ट द AgCl विल प्रेसिपिटेट और नॉट, ये पूछा है। AgCl की आयनिक प्रोडक्ट दे रखी है उसने, और ये ना बीच में कुछ लिख रखा है। अब इसका क्या मतलब है ये अब आपको बताना, यहाँ पर एक ही ट्विस्ट है। AgCl in 10⁻⁻2 मोल AgNO3 इज, इतना मोल पर 10⁻10 मोल पर लीटर। अब ये क्या है, ये क्या दे रखा भाई? सर इसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा लग रहा है। नहीं सुनिए वो तो ठीक है, AgNO3 की कॉमन आयन इफेक्ट है ही नहीं यार, इसमें कौन सा कॉमन है? सर AgNO3 की पहले कंसंट्रेशन दी है ना, तो उसमें देखो मैं बताता हूँ, सुनिए, AgNO3 दे रखा है, प्लस में NaCl दे रखा है, घंटा कॉमन है इनमें, आपको को कॉमन दिख रहा है? NaCl सर कॉमन आयन इफेक्ट लगता कब वैसे? जब दोनों में कोई एक कॉमन हो, सर मुझे AgCl मतलब Na दोनों में लगाओ, NaNO3 और NaCl हो, तब Na दोनों तरफ है तब लगेगा।
ओके सर। ठीक है सर, ठीक तब है, तो इसमें केएसपी सीधा ही बन जाएगा। सुन लो यार, हाँ सीधा बनेगा, वही बता रहा हूँ। देखो अब ये क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। तो AgNO3 और NaCl, तो AgCl बनाएगा। NO3 तो बहुत जल्दी घुल जाता है, ठीक है, याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोलाइट है, घुल मतलब गिरते ही घुलेगा NO3 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये घुल गया सॉल्यूशन में। अब जरा इमेजिन करो कि आपके पास में Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूम रहा है, NO3 नेगेटिव सॉल्यूशन में घूम रहा है, और उसी में आपने नमक मिला दिया, तो नमक भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में घूमेगा ना। अब ये Ag और Cl अगर गलती से भी पास आ गए ना, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लस अब उसके अलावा क्या बचा, Na और NO3, तो Na सॉल्यूशन में हमेशा घूमता रहेगा, NO3 भी सॉल्यूशन में हमेशा घूमता रहेगा नेगेटिव। लेकिन AgCl जो है उसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मैं इसको ना अलग कर रहा हूं इन दोनों आयंस को, ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए। इक्वेशन को समझना, ये चीजें बहुत जरूरी है, इक्वेशन समझना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें समझ में क्या आ रहा है। Ag पॉजिटिव और प्लस में NO3 नेगेटिव, और इसमें क्या था, यहां पर Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये था एक्चुअल में सॉल्यूशन में, ठीक है। और जब हमने उसको जोड़ा तो ये बन गया AgCl। लेकिन ये सीधा ऐसा नहीं, ये दूसरी तरफ भी जाता है, क्योंकि ये अब दूसरी तरफ जाएगा तो आप कहेंगे इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये इंटैक्ट रहते हैं, स्पेक्टेटर आयन की तरह ये सॉल्यूशन को बिल्कुल फर्क नहीं डालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर NaNO3 इसको बॉक्स कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन में घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और Na पॉजिटिव और NO3 यहाँ पर भी इसे बॉक्स कर देता हूँ। तो हो क्या रहा है, सिर्फ इक्विलिब्रियम दो चीजों के बीच में है, Ag पॉजिटिव, और अब मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, पर यहाँ पे सीधा ही लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखते, है ना, बात एक ही है। तो ये देखिए, यानी AgCl जो था वो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में घूम रहा है, ये है, यानी एक तरफ बनेगा एक तरफ टूटेगा। और यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखी है AgCl। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यशवी मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। मेरा कनेक्शन टूट गया भाई, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, ये इंटरनेट कई दिन से दुखी कर रहा है मुझे। यस सर, रिकॉर्डिंग में भी दिखाया था 3 दिन से। 3 दिन से क्या दिखा रहा था? मतलब रिकॉर्डिंग में भी दिखा था, आप रुक जाते बीच बीच में। हाँ वो डेफिनेटली दिखाएगा बेटा, क्या करूं, वो तो इधर से हो रहा है ना, तो वो ऐसे हो। चलो ठीक है, तो अब हम भाई ये समझ में आया, तो यानी कि AgNO3 AgCl और इसके अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ अब मुझे बताइए कि ये वाली गलत है या ये वाली वो गलत है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये वाली गलत आई थी। 10⁻⁸ तो इन्होंने ले रखा है, ठीक है, Yes. तो ये वाली कंसंट्रेशन इन्होंने गलत दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा, बाकी सब सेट है, ठीक है। और ये है इसका KSP, ये तो KSP दे रखा है, ठीक है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है। अब देखिए जरा, आयनिक प्रोडक्ट हमें पता है, इसकी कंसंट्रेशन पता है, इसकी कंसंट्रेशन पता है, डिवाइड में 2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 2 किया डिवाइड में, ये कौन बताएगा? सर क्योंकि इक्वल वाले में ना मोलैरिटी हाफ हो जाएगी।
इक्वल वॉल्यूम है तो हमने 1-1 लीटर लिया, तो दोनों को टोटल किया तो डबल हो गया, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपली आप दोनों को 2-2 से डिवाइड करेंगे, है ना, कंसंट्रेशन तो दोनों की अलग अलग है, तो दोनों को 2-2 से डिवाइड करेंगे, किसी एक को 2 से डिवाइड मत कर देना। अब आगे क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट आ गई, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो, इट विल प्रेसिपिटेट और नॉट, हेंस इट विल नॉट प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में बड़ा कौन सा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ी है, ठीक है। तो मतलब और भी AgNO3 डाल सकते हैं, वो AgCl और बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस ठीक है, आगे देखो, तो जब पानी में चीनी डालने लगो ना, तो ध्यान रखना कि चीनी या नमक डिसोल्व करते हैं, तो जैसे वो कौन बोल रहा था, नींबू पानी वाली बात है ना, तो नमक डिसोल्व करते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है, नमक डिसोल्व करते हैं ना बहुत कुछ सही बदल यश जाता बता रहा था। है। यश कह रहा था ना, तो बहुत कुछ बदलता है। तो कई बार नमक को अगर आपको प्रेसिपिटेट करना हो, देखो यहाँ से हम दिमाग लगाते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट NaCl की ढूंढ लेते हैं, हम नमक को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, HCl मिलाते रहो मिलाते रहो, HCl इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट देन NaCl, है ना। तो HCl जो है क्लोरीन को क्या करेगा, क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा देगा, Na तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर जाएगी आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी से, तो NaCl नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। नमक को भी पानी से ऐसे निकाला जा सकता है, लेकिन वहां पर फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आगे देखो भी, व्हाट H पॉजिटिव आयन मस्ट मेंटेन द सैचुरेटेड विद H2S, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। H2S, अब यहां देखिए H2S है, यानी कि ये एसिड बनाएगा, ऑब्वियस ये एसिडिक पार्ट करेगा, प्रेसिपिटेट CDS बट नॉट ZNS, CDS को प्रेसिपिटेट करे, ZNS को ना करे, और जिंक और कैडमियम दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, दोनों की कंसंट्रेशन इनिशियली 0.1 है, समझ में आ गया? यस सर ठीक है, तो देखो यहां पर ना इसने क्या दे रखा है, Ka दे रखा है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड H2S का, एक तो इसको मार्क करना है, फिर Ksp दे रखी है, किसको निकालना है आपको, CDS को या ZNS को, प्रेसिपिटेट CDS बट नॉट ZNS, ZNS नहीं होना चाहिए, तो ZNS का वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो कितना है, ZNS का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1 × 10⁻⁻21 है, तो यानी अगर इस प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है सोल्युबिलिटी, इस प्रोडक्ट की हद तक हम जिंक को डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इस प्रोडक्ट की हद तक, इसलिए आपको जिंक सल्फाइड देखना, ना कि कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिंक ना हो, तो जिंक की लास्ट लिमिट क्या है, उसकी आयनिक, उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी लास्ट लिमिट है कि दोनों की प्रोडक्ट इतनी हो जाएगी ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब तक तो वो घुला रहेगा, इससे ज्यादा होगी तो नहीं घुलेगा, फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, समझ में आया। और इसको प्रेसिपिटेट नहीं करना, तो इसकी लिमिट अगर पता लगी तो बाकी की लिमिट तक तो CDS होता रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर ठीक है, बाकी सब स्टूडेंट, एक दो बच्चे आंसर देते हो ना, बाकी सब, अरे बाकी के भी बोल लो यार, ठीक है, क्या बात, हम सब दिखा दो सारे के सारे मेरे को ना, अंगूठा दिखाते हैं आजकल बच्चे ना, वो पहले ऐसे अंगूठा दिखाते थे कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये ले, ठीक है और आजकल के बच्चे अंगूठा दिखाते हैं ना, वो पहले ना एक बड़ी अच्छी कहावत सुनाता हूँ आपको मैं, कहते थे कि 1 रुपए के ऊपर ना गेहूं की बाली मिलती थी, गेहूं की बाली का साइन था, गेहूं जो पौधा होता है गेहूं का, उसका साइन था, देखा होगा आप लोगों ने भी, क्योंकि 1 रुपए में ना गेहूं मिल जाता था कुछ ना कुछ, यस है ना, सर, देखा है मैंने। 1 रुपए में गेहूं मिल जाता है, और आजकल 1 रुपए में ये ठेंगा मिलता है, ये वो ठेंगे का साइन है गेहूं, 1 रुपए के वाले सिक्के पर, वो भी देखा होगा ना सबने, कि ले बेटा ये ले, टॉफी भी नहीं मिलेगी तो वैसा है ना, तो कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है ना। पहले हम लोग, मतलब 1 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, 54 58 20 पैसे की भी टॉफी आती यस सर, मैंने भी 1 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्या बात है, अभी तो आप इतने बड़े हुए नहीं बेटा नहीं सर, मतलब मैंने 10 साल तक तो 1 रुपए ही खाया, बस ज्यादा तो मांगता ही नहीं था मैं। चलो 1 रुपया तो मिला आपको, इतना हमें तो झूठ 5 मम्मी- पैसे, 5 झूठ क्यों बोल पैसे रहा है यार। ये देख लो, पीछे से आवाज आ रही, झूठ बोल रहे हैं ना चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो भाई 5 पैसे भी आते थे पहले, और उनकी भी टॉफी आती थी, 5 पैसे में 5 टॉफियां मिलती थी पहले, हम तब हमने ऐसा देखा है ना। तो देखो भाई, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ZNS था और H2S था, दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता है, सॉरी Ka पता है और Ksp पता है, मुझे इस Ksp तक की लिमिट निकालनी है, तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन मुझे पता है, यस क्लियर है सबको, यस सर जिंक की कंसंट्रेशन पता है, तो मैं सीधा सीधा जिंक और प्लस
ZnS निकलेगा ना, तो सल्फाइड की मुझे नहीं पता, KSP मुझे पता है, तो मुझे ये पता है KSP क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लगभग बराबर हो, कोई बात नहीं है, मैं इसको ज्यादा कम की जगह मैं इसको इक्वल लिख रहा हूँ। अगर ये इक्वल हो जाए जिंक सल्फाइड और KSP ऑफ जिंक सल्फाइड जो कि इक्वल है 1 × 10⁻⁻21 जो दे रखी है इसने, है ना, ये रही, तो ये जो है ये इससे इक्वल, इससे बराबर हो जाए ना दोनों की कंसंट्रेशन, तो तब तक मेरा काम चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जिंक की कंसंट्रेशन मुझे पता 0.1, सल्फाइड की मुझे नहीं पता, और इक्वल में आ गया इन दोनों की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। तो जिंक की जो सल्फर है, सल्फर की सल्फाइड नेगेटिव 2 नेगेटिव, अगर इसकी कंसंट्रेशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन मुझे 1 × 10⁻⁻20 से नीचे रखनी पड़ेगी, या इक्वल कह लो या नीचे रख लो, है ना, चलो नीचे ही रखते हैं, इक्वल तो फिर आपको कंफ्यूज ज्यादा कर सकता, तो ये नीचे, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सल्फर की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो CDS, अकेला CDS ही होगा, ZnS नहीं होगा प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया सर यहां तक? क्लियर है ना? तो हमें इसकी कंसंट्रेशन यहां तक रखनी है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके ऊपर ये H, लेट द H पॉजिटिव आयन मेंटेन द सल्फाइड आयन BX। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आगे क्या करें। क्या, अब मुझे ये तो पता लग गया कि सल्फर की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सल्फर की कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब बात आती है कि भी H2S क्या करेगा। H2S कुछ ऐसा करता है, ये है H2S की प्रॉब्लम, यहां से मिलेगा H पॉजिटिव आयन और सल्फर आयन, तो मुझे सल्फर आयन की कंसंट्रेशन तो पता है, ठीक है, कि वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन H पॉजिटिव आयन कितना होगा, यही तो उसने पूछा था कि H कितना मेंटेन करे, तो यहां से निकल आएगा ना कि H कितना होगा, क्योंकि सल्फर मुझे पता है और Ka भी पता है, यस और नोट? यस सर। आंसर आ गया ना हाथ में, मुझे Ka पता है, Ka उसने दे रखा है, और मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तभी मेरा क्या आएगा, एसिड का pH आएगा, Ka उसने दे रखा है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सर Ka दे रखा है, तो Ka से तो pK निकाल सकते हैं, pK से क्या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते? वो नहीं निकलने वाली। यहाँ पर आपको Ka पता है और आप इस इक्वेशन में ऐसा निकालेंगे तो आपको H2S की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, H पॉजिटिव आयन, S2 नेगेटिव आयन नहीं दे रखा, S2 नेगेटिव आयन हमने निकाल लिया, ठीक है, निकल गया ना कि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसकी, ये समझ में आ गया? यस यस सर। अब इस क्वेश्चन में ना ट्विस्ट है, ध्यान से सोच लेना। H2S की कंसंट्रेशन दे रखी है क्या अपने को? दे रखी है सर 0.1। H2S, यस सर, ऊपर दे रखी ये है। रही मोलैरिटी, ठीक है, यानी मेरे पास H2S की कंसंट्रेशन है, इसका मतलब मैंने ये रिएक्शन लिखी, Ka लिखा, H और यहाँ पर क्या आया, H पॉजिटिव, S नेगेटिव, S2 नेगेटिव और H2S नीचे। H2S की कंसंट्रेशन मुझे पता है, S2 की कंसंट्रेशन मुझे पता है, Ka मुझे पता है, H पॉजिटिव आयन निकल आएगा, यस सर। तो फिर निकाल लो H पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने H पॉजिटिव आयन को माना कि वो X है, जो भी, चलो मान सकते हो, तो वो खास बात है नहीं, और X की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। तो H पॉजिटिव आयन अगर पता लग गया तो pH तो निकाल ही सकते हैं, ZnS will precipitate the H पॉजिटिव आयन 0.1 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी तक ले। अगर इसने pH भी पूछा होता, ठीक है, ये बोल रहा है मेंटेन, H पॉजिटिव आयन कितना मेंटेन करें, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन 0.1 आ रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अब मैं इसमें ट्विस्ट डालूं। यस सर, डालो। अब जरा देखना, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, सर ऐसा सेम क्वेश्चन कल मैंने 2020 के पेपर में किया था, बस वहां पे CDS वाले जगह ZnS था, ठीक है, ठीक है, ओके गुड, ये वही है बेटा, एडवांस ही चल रहा है यहाँ पे। तो चलो इसमें एक ट्विस्ट डालता हूँ, आपको पता है इसका अल्फा कितना है H2S का? मुंह उठा के सारे को प्रेसिपिटेट किया है, कितने को प्रेसिपिटेट किया? इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी? यस सर। सारा का सारा घुला हुआ था, ये सैचुरेटेड था, देखो उसने बोला मेंटेन इन सैचुरेटेड, यानी कि 0.1 ये पूरा घुला हुआ है? यस सर। सैचुरेटेड का मतलब यही होता है, 0.1 पूरा घुला हुआ है। अब वो इक्विलिब्रियम में भी है, तो पूरा घुला हो तो पूरा H पॉजिटिव आयन छोड़ चुका है वो, तो नीचे तो 0 आ जाएगा, खत्म। कैसे कर दिया ये? समझ में आया था ना? बताओ अब जरा भगत लोगों, क्वेश्चन मेरा समझ में आया क्या? आ गया सर। आ गया ना? तो कैसे कर दिया बताओ, तो गलत हो गया। यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आंसर से टीचर क्या करते हैं, अब मैं देखो नॉर्मल बात बताता हूँ, टीचर्स क्या करते हैं, आंसर पता होता है उन्हें, क्वेश्चन देख लेते हैं वो, ठीक है, आपको डायरेक्ट समझा रहे होते हैं, आप फ्लो में चल रहे होते हो, हाँ हाँ सर सही है सही है सही है,
क्रॉस क्वेश्चनिंग करते नहीं, जब खुद करने बैठोगे तब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यार इसका भी तो हो सकता है ना, ये क्यों नहीं टूट रहा, और इसकी हमें अल्फा इसका पता ही नहीं है कितना टूटेगा, 100% डिसोसिएट होगा नहीं, अगर 100% हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, वो तो कहानी खराब हो गई। हाँ तो बताओ भाई। सर अगर वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की हम बात ही क्यों करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। डिसोसिएशन कांस्टेंट तो 1 हो जाएगा, वो अल्फा तो 1 हो गया उसका। यस सर। तो फिर तो इन्होंने कैसे करा, चल रहा है ना। इन्होंने क्या माना, इन्होंने H2S की कंसंट्रेशन कितनी निकाली, क्वेश्चन रिपीट, हरिओम बोल रहा है क्वेश्चन रिपीट। देखो सीधी सी बात है, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में मान लो कि ये 10 मोल था, मैं क्वेश्चन यहां पर लिखता हूँ, चलो H2S, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये बना रहा है 2H पॉजिटिव आयन प्लस, अब आपको ये तो पता है ना कि ये पूरा डिसोशिएट तो नहीं हो सकता, ये तो पता ही है, ये कोई एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, ये पता है ना, ये वाटर जैसा है, H2O जैसे वाटर होता है, ठीक है, वैसा ही है ये। तो ये मान लो कि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन 10 मोल थी, ठीक है, और ये इस तरफ था 0 + 0, फिर उसके बाद कुछ देर बाद एट इक्विलिब्रियम, मैं इसको एट इक्विलिब्रियम लिख लेता हूँ, एट इक्विलिब्रियम पर ये मान लो कि 8 मोल रह गया, ठीक है भाई, 8 मोल पर लीटर, तो ये कितना बनेगा 2 × 2 4, और ये कितना बनेगा 2, यस। यस सर। तो इन भाई साहब ने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर H2S की कंसंट्रेशन 0.1 है, लो भाई ये 0.1 आ गई, ये 8 असलियत में 0.1 है, ये समझ में आ रहा है, यस सर। जो कि है, और ये वाली कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो ये वाली कंसंट्रेशन ये तो मेरे को पता था, ये तो मुझे पता था, ठीक है, यस सर। ये तो मेरे को पता है, और ये मैंने x मान ली थी, ठीक है, और ये वाली कंसंट्रेशन ये कह रहा है सैचुरेटेड में 0.1 है, तो क्या सैचुरेटेड में जब ये 0.1 है तो मुझे क्या अल्फा वगैरह इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने की जरूरत है? नहीं। तो फिर पहले क्यों कंफ्यूज हुए थे? समझ में आया? आ गया सर। सर वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा था कि 0.1 कहाँ पे है। क्या क्या क्या? सर वो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ध्यान से। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, हम फ्लो में क्वेश्चन कर जाते हैं, बाद में कुछ चीजें बाद में याद आती हैं, ठीक है। चलो अगर हम इसको दूसरे तरीके से ले, मान लो वो कंफ्यूजन होगी आपको, एक और चीज बताते हैं, ठीक है, इसी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मान लो वो कंफ्यूजन होगी, इसकी कंसंट्रेशन थी C, इसकी 0 0, ठीक है, अब मान लो कुछ देर बाद इसकी कंसंट्रेशन C में से C अल्फा कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन दे रही है 0.1, 0.1 में से मैंने C अल्फा को कम कर दिया, मुझे नहीं पता कितनी थी, तो C अल्फा, C की कंसंट्रेशन तो मुझे पता ही है, टोटल कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूँ 0.1 है टोटल, जबकि ये टोटल नहीं है, ये सैचुरेटेड की है, ये समझ में आया? यस सर। तो ऐसी गलती नहीं कर सकते हम, लेकिन मान लो कि आपसे गलती हो जाए तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है, क्यों मैं ये बता रहा हूं, ताकि जो गलती होने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको डीप कॉन्सेप्ट्स को डीपली सोचना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये C अल्फा आ गया, तो ये कितना आएगा भाई, बोलो, C अल्फा का स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर, सर 2C अल्फा नहीं आएगा? हाँ तो 2C अभी से अल्फा बाद में उसका स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। ठीक है, ये 2C अल्फा लगा लो, और ये आ गया C अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका K निकालेंगे, C अल्फा मल्टीप्लाई में 2C अल्फा का स्क्वायर, या C अल्फा का स्क्वायर आएगा, C अल्फा का स्क्वायर आएगा। अब ये कंफ्यूजन बताओ भाई, कौन इसको सही करेगा कि ये C अल्फा का स्क्वायर आना चाहिए, 2C अल्फा का स्क्वायर बनाना चाहिए? कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है, कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन कितनी है, H पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C अल्फा इनटू C अल्फा, 2C अल्फा आएगी टोटल कंसंट्रेशन, नहीं यस सर। उसका स्क्वायर यानी 2C अल्फा का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2C अल्फा का स्क्वायर आना चाहिए, डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.1 और माइनस में C अल्फा आएगा। अब मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से, यहाँ पर मुझे इस S का तो पहले से पता है, तो मैं इसके चक्कर में क्यों पढ़ूं, इसका तो मेरे को पहले से पता है, ठीक है, पता है ना मेरे को S, यस सर। ये आ गया, अब ये C अल्फा है, ठीक है, ये C अल्फा है, अब आपको इतना तो पता है ना, वेरी सेपरेटली सोल्यूबल, जैसे पानी की सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है H पॉजिटिव आयन की, तो H2S उसी का भाई है और उसी के नीचे आता है पानी, सल्फर भी तो अच्छा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, वो क्या H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा,
H2S इज एसिडिक, लेस एसिडिक देन वाटर और मोर एसिडिक देन वाटर। ये सोच लो, मोर भी होगा तो कितना क्या होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, लेस भी होगा तो कितना क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो इस सी अल्फा को 0.1 कंसंट्रेशन के मुकाबले में इस सी अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। ये कर दिया जीरो, माइनस जीरो, लगभग जीरो, तो माइनस तो ये आ गया, सी अल्फा बाई दिस वन आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो वही S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये भर रखी है भाई साहब ने। और ये क्या है, ये सी अल्फा था ना, 2C अल्फा है ना, तो इसका तो स्केयर आएगा, ये 2C अल्फा का स्केयर आ जाएगा। 2C अल्फा जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, देखो इसने क्या माना, कौन सी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसने h मान रखी है, मैं उस x की जगह C अल्फा मान रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है। 2 दूना 4, यहां से भी निकालोगे आंसर वैसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जरा करेक्ट कर लेना, बस ये 2 अल्फा की जगह 2C अल्फा कहाँ आएगा, समझ में आ गया? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो दे रखी है ना कंसंट्रेशन H2S की, वो कह रहा है कि ये बची हुई कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये H2S की, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यस, समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। तो इसका मतलब ये पहले से ही बची हुई कंसंट्रेशन है, तो मैं इसमें से C माइनस C अल्फा क्यों करूं भाई? क्योंकि C तो टोटल कंसंट्रेशन, मुझे टोटल तो पता ही नहीं, और मेरे को टोटल का कुछ ही नहीं करना, क्योंकि नीचे तो वो कंसंट्रेशन आएगी जो बच गई, टोटल का क्या करना है? समझ में आ गया सबको? आ गया सर। है ना? अब इसको दोबारा से खुद भी करना। देखो मैं इधर उधर के कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, साइडों से सोचने के लिए भी बता रहा हूँ कि भाई ऐसे सोचो, और उसके बाद में अब आपको पता लग जाएगी x की कंसंट्रेशन आ गई, x की कंसंट्रेशन आ गई तो 0.1 है, तो इसकी मोलैरिटी और से आप pH तो निकाल ही सकते हो। तो यहाँ से हमने H पॉजिटिव आयन पता कर लिया कि कितना ये टूटेगा, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन पता थी, इसमें H पॉजिटिव आयन कितना होगा मुझे नहीं पता था। देखो सीधा ये क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो डायरेक्ट, इसको कीजिए, Ka पता है, H2S पता है, ठीक है, और S2 की कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जिंक की पता है, तो जिंक से S2 की कंसंट्रेशन आ गई, तो सिर्फ बच गया H को डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसको X मान के डायरेक्ट निकाल लो। यहां इन्होंने X मानने का मतलब क्या है, वो जो 2H हो गया 3H हो गया उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 2H भी हमारा X है। समझ में आया? ये बात भी समझ में आया ना, 2H हमारा X के बराबर है, तो अपने आप x निकल जाए, और 2H निकल रहा 3H निकल रहा, वो इक्विलिब्रियम और उसके चक्कर में पड़ी नहीं रहे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सीधा x उठाया उन्होंने। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। किसी को कोई डाउट है तो डाउट बोलिए बेटा, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, ठीक है।